अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम टू सुबह की सोच। आप देख रहे हैं सुबह की सोच। मेरे साथ हैं गजल अशरफ और मुझे कहते हैं हसन लियाकत। आप सबको कहेंगे खुशामदीद। उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह का आगाज हो चुका होगा और आप सुबह की सोच लगाकर टीवी के सामने बैठ चुके होंगे अपने चाय कॉफी का कप लेकर, क्योंकि जाहिर है बच्चे तो अब 9 बजे तक तो स्कूल चले ही जाते हैं, तो माएँ भी बैठ चुकी होंगी। बिल्कुल ऐसे। और माएँ बैठेंगी और उसके बाद टेलीविजन देखेंगी, साथ साथ चाय पियेंगी, कॉफ़ी पियेंगी, वॉट जो भी करना है, क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे सेगमेंट्स हैं। सोशल स्टोरीज के बाद कुछ ऐसे सेगमेंट्स होते हैं जहाँ पे आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। फिर उसके बाद 10 बजे के बाद तो ऐसे सेगमेंट होते हैं जो कि होते ही हाउस होल्ड हैं, जो कि हर घर में डिस्कस होने वाले सेगमेंट होते हैं। वो हम सुबह की सोच में लेके आते हैं ताकि आप उसमें से कुछ सीख सकें। और अगर आपके इन्वायरमेंट में या फिर आपके इर्द गिर्द उस तरह के काम हो रहे हो तो आपको पता चल सके कि इसके डिफरेंट एंगल्स क्या हैं। एग्जैक्टली आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। और इसी तरह से आज भी हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे सेगमेंट्स हैं। और सबसे पहले आपको पता है कि हम आगाज़ कैसे करते हैं अपनी सोशल ट्रेंडिंग स्टोरीज से। जो भी न्यूज़ इस वक्त ट्रेंड में होती है, तो सबसे पहली खबर जो आपको हम देने जा रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तानी सोशल मीडिया ने एक बार फिर दुनिया को हैरान कर दिया है। और इस बार मरकज़ तवज्जो था एक्स, यानी कि जिसका पुराना नाम ट्विटर था। एक नौजवान सारिफ जिसकी मीम ने आलमी सतह पर धूम मचा दी। और हुआ कुछ यूं कि एक नौजवान पाकिस्तानी सारिफ ने सोशल मीडिया एक्स पर ट्रंप ममदानी मुलाकात पर बनाई मीम, और ये मीम गैर मामूली रफ्तार से वायरल हो गई। हैरानकुन तौर पर इस मीम पर एलन मस्क ने खुद जवाब दिया, जिसके बाद ये पोस्ट मजीद तवज्जो का मरकज़ बन गई। और सारिफ जो कि फैजान रियाज थे, उन्होंने इस मौका को ज़ाया किए बगैर जवाब में फ़ौरन फ़लस्तीन के हक़ में यकजहती का मजबूत पैगाम दिया, जिसे सोशल मीडिया सारफीन ने बेहद सराहा और इसे नौजवान नस्ल की जुर्रतमंदी और हाजिर दिमागी की बेहतरीन मिसाल भी करार दिया। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जो पोस्ट की गई थी, इसके व्यूज़ 6 मिलियन से तजावुज़ कर चुके हैं। और जो एक बार फिर साबित करता है कि आलमी सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी मीम्स की तख्लीकी कुव्वत और असर अंगेज़ी हमेशा सब पर भारी रहती है और बाजी भी ले जाती है। बिल्कुल ऐसे ही। और आपकी इस ये जो हिम्मत है, स्पेशली फ़लस्तीन के हवाले से, इस हवाले से आपकी तारीफ़ करनी होगी कि जब आपने देखा कि आप जो मरकज़ निगाह बन रहे हैं और तवज्जो का मरकज़ बन रहे हैं, तो आपने एकदम फ़लस्तीन की बात की है। जो 6 मिलियन व्यूज़ की बात की है, मेरे हिसाब से अगर ये सोशल मीडिया का सेगमेंट आज से 2 साल पहले मॉर्निंग शो में होता, क्योंकि जिस ज़माने में मैं स्पोर्ट्स करता था, मुझे याद है कि मैंने इसी एक्स पे एक पोस्ट लगाई और पोस्ट रात को 10 बजे लगाई, नहीं 12 बजे लगाई, क्योंकि ट्रांसमिशन होती थी 11 से 12। और वो पोस्ट लगा के मैं सो गया। और उसमें ये था कि हसन रज़ा साहब ने कहा था कि इंडियन बॉलर्स कोई डिफरेंट गेंद यूज़ करते हैं। अच्छा, सुबह जुमा था, मैं नॉर्मली उठा तो मैंने देखा है ट्विटर पे मेरे फॉलोअर्स भी बढ़े हुए हैं और वो पोस्ट 1 मिलियन क्रॉस कर गई। अच्छा, मैंने कहा यार अच्छा ठीक है, नॉर्मल है, 1 मिलियन क्रॉस कर गई। जुमा पढ़ के वापस आया तो वो 2 मिलियन क्रॉस करी थी। लिटरली स्पीकिंग कि मैं 4 बजे ऑफिस आया तो वो 6 मिलियन क्रॉस कर चुकी थी और वो आई थिंक कोई 8-9 मिलियन पे जाके रुकी थी। और उसको पूरे इंडिया ने रीट्वीट किया, रीपोस्ट किया, बड़ी बातें मुझे सुनाई। लेकिन उस वक्त वो BBC में, अल जज़ीरा में, हर जगह पे वो जो ट्वीट थी वो वायरल हुई थी, जस्ट बिकॉज कि हसन रज़ा साहब ने वहाँ पे जो गेंद के हवाले से कहा था, वो इंटरनेशनल लाइमलाइट ले गया कि एक इंटरनेशनल क्रिकेटर किस तरह से एक गेंद के हवाले से इस तरह बिल्कुल इसी तरह हुआ फैजान रियाज के साथ भी, जब एलन मस्क साहब ने खुद उसके ऊपर ट्वीट किया और फिर फ़लस्तीन की बात भी की गई, तो इस चीज़ को जितना भी सराहा जाए कम है। बिल्कुल ऐसे। ख़वातीन हज़रात, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं पंजाब हुकूमत जो कि बहुत नए नए काम कर रही है और ऐसे काम कर रही है जिससे कहीं आवाम खुश भी हो रही है और आवाम को परेशानी भी लाक है, क्योंकि बहुत सारी आवाम इलिटरेट है, उनको शायद इन चीज़ों के हवाले से इतना इल्म भी नहीं है और वो समझते हैं कि ये पाकिस्तान में तो होता रहता है, क्योंकि पंजाब में, पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी लेजिस्लेशंस हैं, ऐसे लॉज हैं जो इम्प्लीमेंट होते हैं या फिर वो प्रिवेल कर रहे होते हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होते, या फिर इम्प्लीमेंटेशन बहुत महदूद लेवल पे होती है। लेकिन कुछ ऐसा हुआ पंजाब में जो कि हम आपको बताना चाहते हैं कि एक नया आपको पंजाब नज़र आ गया। पंजाब हुकूमत ने अपने शहरियों को ज़मीन के रिकॉर्ड तक रसाई के लिए एक नई और आसान सहूलत फराम की। अब आपको पटवारी, तहसीलदार, इन लोगों के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब शहरियों को किसी भी सरकारी दफ्तर का चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ अपने मोबाइल फ़ोन या फिर कंप्यूटर पर बैठकर चंद सेकंड्स में अपनी मतलूबा ज़मीन के रिकॉर्ड की मालूमात हासिल कर सकते हैं। और इस सहूलत के तहत जो शहरी हैं वो ROD पोर्टल के ज़रिए
बगैर किसी सिफारिश या फिर लाइन में लगे अपनी ज़मीन से मुतालिक रिकॉर्ड वसूल कर सकते हैं। ये है रिकॉर्ड ऑफ डीड्स। इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये सर्विस पंजाब हुकूमत की जानिब से आवाम को आसानी फराहम करने के लिए मुतारिफ करवाई गई। और याद रहे कि इससे कबल पंजाब हुकूमत ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे एक पोस्ट भी शेयर की थी जिसमें बताया गया था कि अब ज़मीन की मलकियत का हकीकी कब्जा उसी फर्द को मिलेगा जिसका नाम ज़मीन का रिकॉर्ड दर्ज होगा, यानी कि जिसके नाम वो ज़मीन होगी। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कब्जा माफिया के खात्मे और ज़मीन के रिकॉर्ड को शफाफ, महफूज और काबिल तस्दीक बनाने के लिए कई इकदाम किए ताकि किसी भी किस्म के फ्रॉड या फिर गलत कब्जे की गुंजाइश ना हो। और आप ऑनलाइन पोर्टल पे एकदम से क्लिक करके ये भी देख सकें कि ये ज़मीन गज़ल की है या नहीं है, ये हसनैन की है या नहीं है जो मुझे ये फ़रोख्त करने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। रिकॉर्ड्स ऑफ डीड को आप डाउनलोड करें, उस पर अपनी तमाम तर इन्फॉर्मेशन हासिल करें अपने ज़मीन से रिलेटेड। और बहुत सारी ऐसे केसेस हमने देखे, हमने भी बात होती है जब हम किसी गैदरिंग में बैठे तो अक्सर यही बात की जाती है कि हमारा प्लॉट था, उस पर कब्जा कर लिया गया। कुछ ऐसी घरेलू ख़वातीन भी होती हैं जिनके प्लॉट्स होते हैं, उन पर कब्जे कर लिए जाते हैं और ज़ाहिर है फिर उनको कोई रिकॉर्ड नहीं होता। कोई हाईली अथॉरिटी, कोई इस तरह की पार्टी होती है और फिर लो पार्टी वाले लोग उस तरह से उसको नहीं ले सकते। तो ये एक अच्छा इकदाम है जो कि पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से किया गया है। और रिकॉर्ड ऑफ डीड्स को जैसे पहले हमने कहा कि आप डाउनलोड करें और अपनी तमाम तर ज़मीन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। घर बैठे लाइन्स में भी लगने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं जी, आपको लिए चलते हैं इथोपिया, जहाँ पर 12,000 साल से खामोश आतिशफशां फट गया है। राख के बादल भारत पहुंच गए और पाकिस्तान पर अब इसका क्या असर होगा, ये एक अलग डिबेट है। पाकिस्तान के महकमा मौसमियात का कहना है कि अफ्रीकी मुल्क इथोपिया में आतिशफशां फटने के बायस उठने वाली राख के बादल इस वक्त बहीरा अरब से 500 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद हैं और हवाएं अब उन्हें शुमाल मशरिक की जानिब धकेल रही है। राख के ये बादल पाकिस्तान के शहर गवादर से तकरीबन 60 नॉटिकल मील दूर देखे गए थे और महकमा मौसमियात के मुताबिक इस सूरत हाल से बायस ज़मीन पर मौजूद आबादी, जानवर और दीगर हयात किसी भी किस्म के असरात से मुकम्मल तौर पर महफूज हैं। साथ ही साथ महकमा मौसमियात ने गुज़िश्ता रोज़ 2 वॉल्केनिक एश अलर्ट्स जारी किए जो 45,000 फुट की बुलंदी पर उड़ने वाली परवाज़ों के लिए वॉल्केनिक अलर्ट जारी किए गए। और पाकिस्तानी हुदूद इस्तेमाल करने वाली बैनुल अक़वामी परवाज़ों की बुलंदी उमूमन आपको पता है कि 45,000 फीट या इससे ज़ायद होती है। तर्जुमान के मुताबिक बुलंदी के हामिल हवाई जहाज़ों के अमले को राख के बादलों के मुतल्लिक एहतियात का मशवरा दिया गया और आतिशफशां से उठने वाले राख के बादल यमन, ओमान, भारत और शुमाली पाकिस्तान तक फैल गए हैं। हेली गोबी नामी आतिशफशां इथोपिया के दारुल हुकूमत एडिस अबाबा से तकरीबन 800 किलोमीटर शुमाल मशरिक में वाक़ है और तर्जुमान ये बताते हैं कि यह आतिशफशां जिसकी बुलंदी तकरीबन 500 मीटर है, रेफिट वैली में मौजूद है और ये वो खित्ता है जहाँ दो आप ये कहें कि टेक्टोनिक्स जो प्लेट्स होती हैं वो मिलती हैं और ज़मीन के अंदर शदीद जोग्राफियाई सरगर्मियाँ होती हैं। तर्जुमान ये भी बताते हैं कि पाकिस्तान अंजुम नज़ीर ने बताया कि महकमा मौसमियात के जो हैं उन्होंने आतिशफशां की राग अब भारत की जानिब बढ़ चुकी है और पाकिस्तान का फ़ज़ाई इलाका साफ़ हो चुका है। और इस हवाले से आपको ये भी बताएं कि जो ये तमाम तरह राग जो है ये बादलों में हवाओं को मुतासिर कर रहा है, जो फ़ज़ाई रास्ता है उसको, इस हवाले से परवाज़ों को भी बंद कर दिया गया है। बिल्कुल ऐसी है। और ये हम जिस ग्लोबल विलेज की बात करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, वो आप देख लीजिए कि इथोपिया में रिफ्ट वैली में क्या कुछ हुआ और वो आके पाकिस्तान पे उसका दखल हो रहा है या फिर असर हो रहा है, भारत में उसका असर हो रहा है, मशरिक़ वुस्ता में उसका असर हो रहा है। इस वजह से आप अपनी जो परवाज़ें हैं जो कि 45,000 फीट से बुलंद, ऑलमोस्ट कोई 50,000 पे होती है, कोई 90,000 पे, तो बहुत सारी फ़्लाइट्स ऐसी भी होती हैं जो डोमेस्टिकली एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती हैं, तो वो इतना ज़्यादा फ़िज़ा में बुलंद नहीं होती, 36-37,000 की बुलंदी पे होती हैं, तो उनको भी अब ज़्यादा बुलंदी पे सफ़र करना होगा जस्ट बिकॉज ऑफ दैट राग। सो ये जो क्लाइमेट चेंज है ये यकीनी तौर पे एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है पूरी दुनिया के लिए और इस मसले को से निमटने के लिए पूरी दुनिया बहुत काम कर रही है, पाकिस्तान भी काम कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान उस तेज़ी से काम नहीं कर रहा जिस तेज़ी से पूरी दुनिया काम कर रही है, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा मुतासिर होंगे। कोई भी इस तरह का आतिशफशां फटता है या फिर कोई ग्लेशियर पिघलता है तो दुनिया के बेशतर ग्लेशियर्स तो पाकिस्तान और नेपाल और चाइना के करीब करीब ही हैं, तो पाकिस्तान का खित्ता इस हवाले से बहुत ज़्यादा मुतासिर होगा। ख़वातीन हज़रात, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको एक ऐसी स्टोरी मैं बताऊँगा, यकीनी तौर पर इसको आप नोट भी कीजिएगा। और ये आज जब स्टोरी आई तो मैंने आज से तकरीबन, आई एम लकी कि मैंने आज से तकरीबन 6-7 महीने पहले ये नोट भी किया है और ये यकीनी तौर पे काम हो रहे हैं। एक छोटा भूरे रंग का परिंदा हुआ करता था जो हर वक्त
हमारे इर्द गिर्द उड़ता फिरता था। घरों की दीवारें हों या फिर छतें हों, गलियों में ये परिंदा आपको फुदकता हुआ नजर आता था और एक आम सा परिंदा था, लेकिन फिर ये अचानक गायब हो गया। आज हम बात कर रहे हैं चिड़िया की, जिसे अंग्रेजी जुबान में स्पैरो कहा जाता है। वो चिड़िया सुबह सवेरे चहचहा कर हमें जगाती थी, लेकिन शायद नोटिस करें तो आपको अब ये शायद देखने को नहीं मिलेगा। अफसोसनाक बात यह है कि पिछले 15 सालों में चिड़ियाओं की तादाद तेज़ी से कम हो रही है। चिड़िया शहरों में फैलती फूलती आपको नज़र आती थी और फलती फूलती नज़र आती थी, क्योंकि यहाँ खुराक और जो वाफर मिकदार में खुराक होती थी, दस्तयाब होती थी चिड़िया को, और चिड़िया उसे ढूंढने में माहिर थी। वो एकदम अपनी खुराक को ढूंढ लेती थी। लेकिन सवाल अब ये है कि चिड़ियाओं की तादाद घट कैसे गई? तो ये तमाम जो छोटे परिंदे हैं ये कहाँ गए? कुछ तहकीकी मंसूबों से पता चला है कि चिड़िया दूसरे परिंदों की कुछ अनवा, जैसे आमतौर पे मीना, तोते, कबूतर और चीलू से बढ़ते हुए मुकाबले का शिकार हो चुकी है, और ये परिंदे शहरों पर कब्जा कर रहे हैं और मकामी जो चिड़ियाँ हैं उनको बाहर धकेल रहे हैं। ये परिंदे बहुत जारयाना होते हैं, एग्रेसिव होते हैं। इन्हें वसाइल के लिए मुकाबला करने की सकत ज़्यादा होती है, जिनकी वजह से चिड़ियाओं को जो ज़रूरत होती है उनकी खुराक की, वो उनको नहीं मिलती, और इसलिए वो कमज़ोर होने की वजह से उनसे मुकाबला नहीं कर पाती। तो वो क्या करती हैं, वो एक जगह से माइग्रेट करके दूसरी जगह चली जाती हैं। और यही वजह है कि एक बड़ी तादाद है चिड़ियों की जो माहौलियाती बिगाड़ के बायस शहर को छोड़ रही हैं। और कभी चिड़ियों की जो चहचहाट थी वो इन शहरों की सुबहों की पहचान हुआ करती थी, मगर अब माहौलियाती आलूदगी, शोर, दर्जे हरारत में इजाफा और सब्ज़े की कमी ने इन्हें अपने ही जो घर हैं उनसे बेदखल कर दिया। बिल्कुल आपने सही कहा, और ये स्टोरी मेरे ख्याल से अब इसकी ज़रूरत भी थी शेयर करने की, क्योंकि आपको पता है कि अभी हम पिछली स्टोरी में बात कर रहे थे, हम ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से बात कर रहे थे। दरख्त हमने काट दिए, शहरी आलूदगी यहाँ पर है। फिर आपको पता है जो हमारे घर हैं वो अब इतने मॉडर्न अंदाज के बन चुके हैं कि जो चिड़ियाँ, जो इस तरह के परिंदे घोंसले बनाते थे, अब वो कहाँ पर अपने घोंसले बनाएंगे। फिर उसके बाद ये जो मोबाइल टावर्स होते हैं, इनकी जो रेडिएशंस हैं वो भी इन पर असरअंदाज होती हैं। फिर खाने के हवाले से आपने बात की, वो जो मयार वाली खुराक होती थी अब वो भी उनको ऐसा नहीं मिलती। अब तो कुछ ऐसे घर मुझे लगता है रह गए हैं जो पहले तो ऐसे भी होता था, लोग छतों पर डाल देते थे कि चिड़िया आएगी तो खा लेगी, लेकिन मुझे लगता है कि अब वो ट्रेंड अच्छा, भी मैंने नोट भी ना ये है। यहाँ से किया कि हम मेरे वाले साहब हैं, वो चिड़ियों को खाना देते हैं, तो वो अक्सर ना वहाँ पे आके, तो मैं देखा करता था कि इस ज़माने में आज से 5-10 साल पहले चिड़ियाँ भी हुआ करती थी। हाँ। अब वो हमारी जो देसी जुबान है उसमें उसको कहते हैं गुटारी, मतलब गुलहरी उसको कहते हैं। अच्छा। तो वो ज़्यादा आती हैं, उनके साथ कौवे ज़्यादा आते हैं, इस तरह की चीलें ज़्यादा आती हैं, तो वो आपस में एक दूसरे से लड़ भी रहे होते हैं। इस स्टोरी से मुझे पता चला कि वाकई उस लड़ने में और मरने मारने में हमें चिड़िया नजर नहीं आ रही है, और चिड़िया इक्का दुक्का कहीं नजर आती है। अब गाँव में भी, यू फॉरगेट अबाउट शहर में, गाँव की बात करूं कि वहाँ पे भी चिड़िया नजर नहीं आती। अब देखें ना कितना बड़ा ये सेटबैक है हमारे लिए, और जाहिर है हमें मिलकर ही इस पर काम करना होगा, मिलकर हमें फितरत को बचाना होगा। और ये स्टोरी शेयर करने का मकसद भी ये है कि अब जिस तरह मैं पहले बात करी थी कि घोंसले परिंदे कहाँ पर बनाएं, क्योंकि घर अब इस तरह के, इस तर्ज के बनने शुरू हो गए हैं कि वहाँ पर अब स्पेस ही नहीं है। खैर आगे बढ़ते हैं, अब आपको लिए चलते हैं मलेशिया, जहाँ की रियासत पैंगांग में यूनिवर्सिटी साइंसेज मलेशिया के जो आपको बताएं कि साइंसदान हैं, उन्होंने खून चूसने वाले कीड़े, यानी कि अक्सर जो आम जबान में इसको खटमल कहा जाता है, जी हाँ, जो जराइम हल करने के लिए फॉरेंसिक साइंस हम वैसे कभी-कभार किसी को कहते होते हैं ये खटमल की तरह चिमट जाता है, ये किसी दोस्त को भी कहते होते हैं, किसी बंदे को भी कहते होते हैं। नहीं, वैसे मुझे कभी नहीं काटा, लेकिन हम अक्सर कहते होते हैं ये यार खटमल है। अच्छा, मैंने सुना है कि ये होती बहुत खतरनाक है, हाँ, चिमट सा जाता है। हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा जी, तो साइंसदानों ने क्या किया कि फॉरेंसिक साइंस में इस्तेमाल करने का एक नया तरीका दरियाफ्त किया है, और नेचर साइंटिफिक रिपोर्ट्स में शायद तहकीक के मुताबिक कि कीड़े इंसान के खून में मौजूद डीएनए को खाने के बाद 45 दिन तक महफूज रख सकते हैं। माहिरीन के मुताबिक ये दरियाफ्त मुस्तकबिल में जराइम की तफ्तीश में अहम किरदार अदा कर सकती है, क्योंकि ये छोटे कीड़े जो उमूमन बिस्तर के जो तख्ते हैं या फिर गद्दे के किनारे जो होते हैं या फिर जो तकिए होते हैं उनके अंदर छुप जाते हैं, और अगर किसी जुर्म की जगह पर मिल जाए तो पुलिस के लिए इंतहाई अहम सबूत के तौर पर ये साबित भी हो सकते हैं। रिसर्चर्स के मुताबिक खटमल से हासिल किए गए खून का तज्जिया जदीद डीएनए से जांच के जरिए किया जाता है, जिससे खटमल में महफूज खून से शख्स के जिन्स, उसकी जिल्द के रंग, उसके आंखों के रंग और बालों के रंग की मालूमात भी हासिल की जा सकती है। और ये तमाम तर मालूमात खलियाती नमूनों के बारीक तज्जिए से हासिल की जाती है, जो इंसान की ज़ाहिरी खुसूसियात तक पहुँचने में मदद देती है। माहिरीन के मुताबिक खटमल इस लिहाज से मज़ीद मुफीद भी है कि वो उड़ नहीं सकती और खून पीने के बाद वज़न बढ़ाने की वजह से ज़्यादा दूर तक चल भी नहीं पाते। आम तौर पर वो सिर्फ 6 मीटर के इलाके में हरकत करते हैं
और इस वजह से अगर ये किसी जुर्म की जगह पर पाए जाएं तो इम्कान होता है कि उन्होंने वो खून पिया हो जो जुर्म के दौरान वहाँ मौजूद शख्स का हो सकता है। बिल्कुल ऐसी है। और ये देखिए कि ये कुदरत की हसीन क्या कहते होते हैं कि एक इम्तिजाज है। कुदरत कितनी ज़्यादा हम अगर रब ताला को देखें तो उससे छोटी छोटी चीज़ों में इस तरह की चीज़ें रखी होती है कि 45 दिन तक इनमें स्टोरेज भी है। और अगर आप एक जाए वकुआ पे थोड़ा सा लेट भी पहुँचते हैं और आपको खटमल मिल जाता है, और अगर आपका ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं है और आप साइंस को जानते हैं, टेक्नोलॉजी को जानते हैं, आपके पास फॉरेंसिक टीम बहुत अच्छी है, तो उससे भी बहुत सारे सबूत ले सकती है और जो असल कातिल है उस तक या फिर असल मुजरिम व्हाट्सएवर यू कॉल्ड हिम, वहां तक आप पहुंच सकते हैं। पहले हम ये कह रहे थे कि किस तरह कितनी मुश्किल काटती है और कितना ये अजीब सा कीड़ा होता है इस तरह से, लेकिन आप स्टोरी के बाद हमें ये भी आप लोगों को समझ आएगी कि कितना मुफीद भी है। हाँ, वो मैं अक्सर कहता हूँ ना कि फबी आला रब्बिकुम मा तुकज़्ज़िबान, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। और इस दुनिया में, इस कायनात में जितने भी चरिंद परिंद हैं, खटमल की मिसाल ले लीजिए, सांप की मिसाल ले लीजिए, इन सब का मकसद क्या है? इस क्लाइमेट को फैसिलिटेट करना, ह्यूमन बीइंग को फैसिलिटेट करना, इंसानों को फैसिलिटेट करना। और एट द एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं पे वो हमें फैसिलिटेट कर रहे हैं। हाँ, अगर यहाँ पे सांप आ जाए या कोई चीज आ जाए, हम उससे डर जरूर जाते हैं। बेसिकली वो हमसे डर रहा होता है, हम उससे डर रहे होते हैं, और डर में वो डंग मार उसके फायदे भी कितने होंगे। उसके बहुत ज्यादा फायदे हैं। उसी सांप की जहर से बहुत सारे अद्वियात बनती हैं और वो कैंसर के इलाज में, दूसरे इलाज में यूज होती हैं। खवातीन वज़ात आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए आपको एक बहुत ही अच्छी इस्लामिक रिलेटेड खबर है जो कि मैंने आपको देनी है। नेशनल म्यूजियम ऑफ कोरिया जल्द ही इस्लामी तारीख और सकाफत के लिए अपनी पहली मुस्तकिल गैलरी खोलने वाला है। और ये नया सेक्शन जो जनूबी कोरिया के दारुल हुकूमत सियोल के म्यूजियम की तीसरी मंजिल पर वाक़ होगा, कोरिया और कतर के दरमियान सकाफती तबादले का नतीजा है। इस्लामिक आर्ट गैलरी बाज़ाब्ता तौर पर इस जुमे से ज़ायरीन के लिए खोली जाएगी। और म्यूजियम ने इस इफ्तिताह की तकरीब कतर के म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट के साथ खुसूसी ताउन से मुनक्किद की है, जिसका उन्वान है इस्लामी आर्ट एक शानदार सफ़र। ये नुमाइश 11 माह तक जारी रहेगी और इसमें दोहा से आए 83 नायाब आर्ट फैक्ट्स पेश किए जाएंगे। और ये गैलरी कम अज़ कम 1000 साला इस्लामी आर्ट की नुमाइंदगी करेगी, जो 7वीं सदी से 19वीं सदी तक के दौरानिए में तरतीब दी गई। और इसको 3 हिस्सों में तब्दील किया गया। 3 मौज़ूआती हिस्से हैं इसके, जिसमें मजहबी फ़न है, सकाफ़ती तबादला है और दरबारी फ़न है, और कुछ खतूत हैं। मजहबी फ़न के सेक्शन में कुरान मजीद की मखतूतात, मस्जिद के चराग, नमाज की कालीन और फ़न तामीर जैसे महराब हो गया, पैनल्स हो गए और सजावटी टाइलें रखी गई हैं, और इसके लिए मस्जिद का माहौल बनाया गया। सकाफ़ती तबादले के सेक्शन में जो दूसरा सेक्शन है उसमें मिट्टी के बर्तन आपको नज़र आएंगे, शीशे, दाँत के फ़न पारे पेश किए जाएंगे, जो इस्लामी आर्ट की बैनुल-अक़वामी तरक्की की झलक है। तीसरा सेक्शन है इस्लामी दरबारों की फ़न तामीर और उसकी जो इल्मी पैदावार है उसको ज़ाहिर करता है, जिसमें खतूत हैं, सजावटी फ़न है, ऐशो आराम की अशिया हैं, जो ज़ायरीन को इस्लामी फ़नून की भरपूर और नफीस दुनिया में महव करने का एक मुकम्मल तजुर्बा फराम करती है। और उस्मानी सल्तनत जिसको ऑटोमन अम्पायर्स भी कहा जाता है, उसकी खताती वाले मिट्टी के टाइल्स 83 आर्ट फैक्ट्स में शामिल होंगे, जो नेशनल म्यूज़ियम ऑफ कोरिया की नई इस्लामी आर्ट गैलरी में 11 अक्टूबर 2026 तक देखे जा सकते हैं। सो यू हैव ऑलमोस्ट 1 ईयर, अगर आप इसको प्रिसाइसली कहें, आप यहाँ पे जा सकते हैं, प्लान कर सकते हैं और ये सारी चीज़ें अपनी आंखों से देख सकते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और कितनी सकाफत से रिलेटेड चीज़ें हैं, मिट्टी के बर्तन, फिर आपने शीशों की बात की, और हर सेशन उसमें रखा गया, हर सेक्शन में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जो दिल को मतलब सुनने में इतनी अच्छी लग रही थी तो देखने में तो आंखों को भाने वाली होगी। तो यहाँ पर आप लोग ज़रूर जाएं, ज़रूर विजिट करें, आपको बताने का मकसद भी ये था। अब आपको एक स्टोरी बताते हैं कि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सीरिया से रिलेटेड। आपको याद होगा हमने बाकायदा इस पर एक सेगमेंट भी किया था, और हमने मैनेजर को उनके बुलाया था, नहीं डायरेक्टर थे वकास अली खान साहब, बिल्कुल डायरेक्टर को बुलाया था, और उनसे हमने बात भी की थी, और हमने बाकायदा ये बात की थी कि ये जो इस्लामाबाद में कचरा वगैरह होता है, इसके हवाले से क्या कुछ इन फ्यूचर प्लान्स होने वाले हैं। तो वो प्लान्स अब इन्होंने सेट कर लिए हैं। प्लान्स ये थे कि सीडीए ने इस्लामाबाद में गंदगी फैलाने के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बाकायदा जुर्माने किए हैं, और 18 था 25 नवंबर 2025 के दौरान दर्ज ज़ाइल इलाकों में ये चलान किए गए हैं। वो ये इलाके हैं जिनमें E11 है, I8 है, I10 है, G10 है, F7 है, G9 है, G10 है, F10 है, F11, फिर G11, फिर इसी तरह F6, फिर G6, बाराकाऊ और लितरार रोड। इस्लामाबाद आप सबको पता है कि हम सब का शहर है,
कचरा जिस तरह से हम देख रहे हैं कूड़ा दानों में नहीं फेंकते लोग, कुछ खाते हैं वहीं पर फेंक के चले जाते हैं और फिर गंदगी भी इस तरह से फैल जाती है, उससे क्या बीमारियां फैलती हैं। तो हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि गंदगी भी ना फैलाएं और खिलाफ वर्जी अगर आप करेंगे तो आपको फौरी इत्तला देनी होगी। और अगर आप किसी को देख भी रहे हैं तो अगर आप खुद भी फैलाएंगे तो ये आपको मॉनिटर किया जा रहा होगा। और अब हमसे आपसे यही कह सकते हैं कि मिलकर अपने इस शहर को साफ रखें ताकि हम लोग बीमारियों से बच सकें। बिल्कुल ऐसे। और वकास अली खान साहब जब हमारे साथ मौजूद थे तो हमने उनको ये सवाल किया था कि आज से 10 साल पुराना इस्लामाबाद एक नफीस इस्लामाबाद था, एक खूबसूरत इस्लामाबाद था, और जहाँ हमें चहचहाती हुई चिड़ियाँ भी नज़र आती थी और माहौल भी साफ़ सुथरा नज़र आता था। इस हवाले से उन्होंने कहा था कि आने वाले दिनों में आपको इस्लामाबाद में बहुत सारी तब्दीलियाँ नज़र आएंगी। उन्होंने इवन बहुत सारे रिमोट एरियाज़ थे, रिमोट एरियाज़ इन द सेंस के जो रूरल एरियाज़ हैं, जिस तरह तरलाई है, अलीपुर है, फराज टाउन है, सुल्ताना फाउंडेशन है, किरपा तक के इलाके, उन्होंने कहा था कि हमारे प्लान में ये सारा इस्लामाबाद है और हम इसको किसी न किसी तरीके से आपको साफ भी करता हुआ आप हमें देखेंगे और इसके ऊपर जो फाइन्स हैं वो भी हम इसको इनकॉर्पोरेट करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, वो आप हमें करते हुए देखेंगे। और आज वो खबर भी हमारे सामने आ चुकी है। आपने भी एहतियात करनी है, आपने कोई भी कूड़ा है वो इस तरह से नहीं फेंक देना कि आप कैमरे की आंख में आ जाएं, या फिर हाँ, वो एक और बात भी कर रहे थे कि जो आपके के कैमराज हैं हो सकता है कि ये इनको भी इनकॉर्पोरेट कर लिया जाए और कहीं ना कहीं जो आपको बेल्ट लगाने में पकड़ लेते हैं, अगर आपको सिगरेट बाहर फेंकने में या कोई और चीज़ बाहर फेंकने में पकड़े गए तो आपको वहाँ पे भी चालान किया जाएगा। और ये जो कूड़े का चालान है ये बहुत ज़्यादा चालान होगा। ख़वातीन ऐसा प्लानिंग हो रही है हर चीज़। बिल्कुल ऐसी है। यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब आपको खबर देंगे सिंध के ज़िला कशमोर में वाक़ शहर कंदकोट में 4 बच्चे रॉकेट लॉन्चर के एक पुराने जंग आलूदा गोले के फटने से जाँ बहक हो गए। और ये वाक़या कंदकोट के इलाके जोरगढ़ में इंडस हाईवे के करीब पेश आया। इलाका मकीनों को कहना है कि बच्चों को मवेशी चराते हुए जंगल से जंग आलूद गोला मिला था जो अचानक फट गया। और इस अफसोसनाक वाक़े में 4 बच्चों ने मौका पर ही दम तोड़ दिया जबकि एक जख्मी हो गया। और इलाका मकीनों के मुताबिक जाँ बहक बच्चों का ताल्लुक गोला कबीले से एक ही ख़ानदान से है। और ये भी आपको वाज़ेह रहे कि सितंबर 2023 में भी कंदकोट के एक इलाके में रॉकेट लॉन्चर का गोला फटने से एक ही ख़ानदान के 7 अफराद जाँ बहक हो गए थे, जिनमें 4 बच्चे भी शामिल थे। बिल्कुल ऐसे पे बात करने के लिए हमारे साथ फरमान अली मौजूद हैं। हमारे हैं फरमान, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले हमें डिटेल दीजिएगा इस अफसोसनाक वाक़े के हवाले से। जी सर, मैं आपको बताता चलूं कि ये अफसोसनाक वाकया कंदकोट जो है ना जोरगढ़ के मकाम कर इंडस हाईवे के करीब भी जो है ना एक गांव है गोले कबीले का, वहां पर जो है ना ये जंगी गोला जो बारूद जो है वहां पर फट गया। वो बारूद फटने से जो है ना 4 ही बच्चे वहां पर जो महेशी चराते थे वो वहां पर जान बाग हो गए। जान बाग होने के बाद जो है ना पुलिस तो वहां पर जाए वक़्त पर पहुंच गई और वहां पर जो है शोक का माहौल छा गया। और अफसोसनाक वाकया सुनते ही जो इलाके मकीन थे वो भी वहां पर पहुंच गए। लेकिन जब हमारी पुलिस से बात हुई तो पुलिस का यही कहना था कि ये जंगी आलूदा का गोला था जो जमीन के अंदर फंसा हुआ था। बच्चे उनको जो है ना नाकारा समझकर ये खेल रहे थे, उनको जो है ना छेड़ाछाड़ी कर रहे। उसके बाद जो है ना ये फट गया और 4 बच्चे जो है ना मौके पर ही जान बाग हो गए, जिनका ताल्लुक जो है ना गोले कबीले के है, 4 बच्चों का। अच्छा फरमान, ये बताएं कि क्या इस हवाले से कोई शवाहिद मिले हैं कि बच्चों को ये जंग आलूद शेल कहाँ से मिला? और इससे पहले जैसे मैंने अपने इब्तिदा में बात की कि ये कोई वाकया एक बार का नहीं है, इससे पहले भी ये वाकया हुआ है, तो क्या किस तरह के इंतजामात हैं इन इलाकों में? जी देखिए ना, ये पहले भी ये वाकया हो चुका है वो दुरानी मोड़ थाना के हदूद में, जिनमें ये एबीएन न्यूज़ पहले भी नशर कर चुका है ये खबर, जिनमें 7 अफराद जान बाग हो गए थे और 4 उनमें बच्चे शामिल थे। लेकिन पुलिस का तो ये कहना है कि ये जंग गोला जो है ना जमीन में जो है ना अंदर दबा हुआ था। जब हमारे उनके इलाके मकीनों से और जो उनके वर्षा है जो बच्चे जान बाग हो गए, उन वर्षों का ये कहना है कि ये आलूदी का जो गोला फटा है ये यहाँ पर दबा नहीं हुआ था, ये कहीं से आकर यहाँ पर गिरा है।
तब जाके जो है ना हमारे 4 बच्चे यहाँ पर जान बाग हो गए हैं। ये कोई भी यहाँ पर जमीन में मौजूद नहीं था। एक तरफ पुलिस का यही मौक़िफ़ है कि वो यहाँ पर दबा हुआ लेकिन था, लेकिन लेकिन उनके सवाल ये जो पैदा होता है कि जिस तरह हमने इंट्रो पे बताया कि इससे पहले भी कुछ बच्चे शहीद हुए इसी गोले की वजह से या इस रॉकेट लॉन्चर के उस पुराने जंग आलूद रॉकेट लॉन्चर की वजह से। जो गज़ल का सवाल है ना कि ये आया कहाँ से, क्या कोई जंगी था या फिर कोई हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का था या फिर कश्मीर में किसी शख्स ने ये छुपा के रखा हुआ था कि इसमें जंग आलूद था और किसी को पता ही नहीं चला? देखिए सर, ये वाक़या पहले भी पेश आया है, लेकिन तस्दीक मुकम्मल तौर पर इसकी नहीं हो रही, क्योंकि बुरसा का तो यही कहना ही है कि कहीं से आया है। लेकिन जो पहले भी ये वाक़या पेश आया था जिनमें 7 अफराद जान बाग हो गए थे, लेकिन उनकी भी मुकम्मल तौर पर तस्दीक नहीं की गई थी। पुलिस का तो यही मौक़िफ़ था कि भई ये यहाँ पर दबा हुआ था। लेकिन ठीक है, हम समझते हैं जो पहले 7 अफराद जान बाग हुए थे, वो तो एक लोगो एरिया है, कच्चे का एरिया है, वहाँ पर डाकू वगैरह सब वहाँ पर मौजूद होते हैं और वहाँ पर असला बहुत है। लेकिन ये अभी तक पता नहीं चला कि ये असला, ये आलूदगी गोले और लैकेज लॉन्चर ये आखिर कहाँ तक लाते हैं, कहाँ से आते हैं। और पुलिस की भी जो है ना इनका मौक़िफ़ मुकम्मल तौर पर नहीं दे सकती। लेकिन अब जो ये गोला फटा है ना यहाँ पर जोरगढ़ के करीब, ये कोई लोगो एरिया नहीं है, ये कोई कच्चे का एरिया नहीं है, ये एक शहर का एरिया है। शहर से तकरीबन जो है ना 7 से 8 किलोमीटर दूरी तक ये गोला फटा है और यहाँ पर पक्के का इलाका है, इतना कच्चे का इलाका नहीं है। अच्छा, थोड़ा सा फरमान, ये देहाती रिहायशी इलाका इलाके हैं और रेस्क्यू टीमें भी वहाँ पर ज़ाहिर है मौके पर आई होंगी, तहकीकात की होंगी, उनका क्या रद्द-ए-अमल सामने आया? जी, रेस्क्यू टीमें तो वहाँ पर पहुंची हैं पोस्टमार्टम के लिए भी। जो उन लाशों को जो है ना यहाँ पर कंदकोट सिविल अस्पताल पर नहीं लाया गया है, वहाँ पर ही जो है ना उन्होंने रेस्क्यू करके उनकी देखभाल थोड़ा करके उनको ये वहाँ पर ही कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। लेकिन अभी तक उसकी ना कोई रिपोर्ट लाई गई है, ना पुलिस तो भी उनको कोई मौक़िफ़ दे सकी है। लेकिन वर्षों का यही कहना कि ये आलूदगी का जो गोला है ये यहाँ पर मौजूद नहीं है, कहीं से आकर गिरा कहीं है। से आया। और लेकिन क्या इसकी क्या इसके ताने बाने आप ये समझते हैं, बीइंग ए रिपोर्टर आपने भी तहकीकात की होंगी कि कहीं कच्चे के डाकुओं से भी मिलता है, क्योंकि वो करीब का ही इलाका है, वहाँ पे रॉकेट लॉन्चर अगर आता है जो इतना जंग आलूद हो, इतना रस्टी हो, तो यही हो सकता है कि शायद उन्होंने ही कहीं छुपाया हो और वो वहाँ पे फट गया हो। जी देखिए, हो सकता है, क्योंकि है तो कच्चे का एरिया और कश्मीर का कई सालों से जो आपको पता है ये अगवा बराए तावान और डकैती लूटमार की वारदातों में ना अभी कुछ माह में ही जो है ना कुछ कमी आ गई है यहाँ पर ज़िला कश्मीर में। लेकिन पहले तो ये बड़ा ऐसे समझो लोगो एरिया था, ऐसा आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे डाकू यहाँ पर दिन। जी सही। फरमान, आपको आवाज़ आ रही? फरमान से इस वक्त हमारा मुनक़ता हो चुका है और हम उनसे पूछते थे डिटेल के हवाले से जो अफसोसनाक वाक़या था ज़िला कश्मीर में पेश आया था, जहाँ पे बच्चे शहीद हुए और एक जंग आलूद रॉकेट लॉन्चर की वजह से ये हुआ था। और ख़वातीन वज़ात, एक ऐसा वाक़या एक और सामने आया है जो इस वक्त सोशल मीडिया की ज़ीनत बना हुआ है और उसने सोशल मीडिया पर हंगामा बर्पा कर दिया है। पुलिस और अवाम दोनों के लिए एक नया इम्तिहान बन चुका है। टिकटॉकर ईमान फातिमा के बाल काटने की वीडियो सामने आई है और इसके बाद केस ने एक गैर मुतवक्को रुख इख्तियार किया है, क्योंकि इसके बाद सामने आने वाली मुतनाज़ा वीडियोज़, बदलते बयानात और गिरफ्तारियों ने मामले को मज़ीद पेचीदा, संजीदा और मशकूक बना दिया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि असल हकीकत क्या है और इस हंगामा खेज केस का अंजाम किस तरफ जाएगा, इस पर तफसीलात लेंगे। जी हाँ, और इसी पर तफसीलात लेने के लिए हमारे साथ कौन मौजूद है जी इस वक्त? ठीक है, अनवार अब्बासी साहब पिंडी से हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट मौजूद हैं। थैंक यू सो मच अनवार। सबसे पहले तो ये बताएं कि जितनी अभी इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पर चल रही है उसमें जो वीडियो वायरल हुई है या फिर जो बात की जा रही है वो 1 से 1.5 महीना पुरानी ये वीडियो है, लेकिन अभी इसको वायरल करने का मकसद क्या है? एक तो बात ये, दूसरा ये कि जो बच्ची है ईमान फातिमा वो भी कुछ इसमें ख़ास एक वीडियो बयान में पूरी डिटेल्स के साथ सामने नहीं आई। क्या पीछे डिटेल्स हैं इस सारे मामले की? गजल, असल में हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये है कि जब भी सोशल मीडिया पे कोई वीडियो वायरल होती है तो हम उसी वीडियो को लेकर उस पर एक बड़ा एक सिंपैथीज का एक तूफान बर्पा हो जाता है। एक लड़की के साथ ज्यादती हो गई है, उसके पस्से पर्दा जो हकायक होते हैं उसका दूसरा पहलू हम कभी नहीं देखते। इस वाकये में भी इसका अगर दूसरा पहलू देखा जाए तो ईमान फातिमा इतनी मासूम लड़की नहीं है। ये वाकया 1.5 माह कबल है। उसका अपना जो बयान है, उसने 2 बयान दिए। एक तो उसकी वीडियो खुद उसने वीडियो बयान जारी किया और एक टिकटॉकर के साथ
साथ भी वो बात कर रही है, उसमें उसके दोनों बयानात, दोनों मशकूक करार दिए जा सकते हैं। सुनने के बाद ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये 1.5 माह पुराना, एक भी वो कह रही है कि ये 2 माह पुराना ये वाकया है। अगर 1.5 या 2 माह पुराना ये वाकया उसके बाल काटे गए तो सवाल ये पैदा होता है कि उस वक्त उसने थाने में दरखास्त क्यों नहीं दी, FIR का इदराज क्यों नहीं हुआ। चलिए ये भी फर्ज कर लेते हैं कि तो सोशल मीडिया पे वायरल हुई है ये वीडियो, उसके बाद पुलिस ने जो DFC है असद हुसैन जो थाना नसीराबाद, उन्होंने जो FIR का मतन है उसके मुताबिक उन्होंने ये कहा है कि मैं थाने में मौजूद था कि एक सोशल मीडिया पे वायरल वीडियो देखी जिसमें ईमान फातिमा के एक शख्स है जो नज़ार उर्फ अरमान बाल काट रहा है। उस पर मैंने तहकीकात की तो पता चला कि ये वाकया जो क्रिश्चियन कॉलोनी है पानी वाली टेकी के पास का ये वाकया है और वहां पर ये वाकया हुआ है। उसके अलावा ये लड़की जो है ईमान फातिमा है और डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम है। उसके बाद कार्रवाई की कि लड़की ने सबसे पहले वो थाना लोई भेज गई। बाद जब इस्लामाबाद पुलिस ने तहकीकात की तो पता चला कि ये वाकया रावलपिंडी का है। फिर इसकी FIR का इंदराज जो हुआ है वो थाना नसीराबाद में हुआ है और ये वाकया क्रिश्चियन कॉलोनी का है और ये पानी वाली टैंकी है कोई वहां पे हुआ है। अब लड़की के अच्छा, ये तो सारा वाकया पिंडी इस्लामाबाद का पिंडी का लग रहा है, बैग पार्डन, और ये जो इलाके का नाम आप ले रहे हैं ये बड़ा मशहूर इलाका भी है। अब ये बताइएगा बाल काटने वाला शख्स कौन था और इनिशियल तहकीकात हुई हैं, क्या कुछ सामने आया इसमें अनवार? देखिए जो अपना बयान है, जो ईमान फातिमा का जो अपना बयान है उसके मुताबिक ये लड़का जो नज़ार उर्फ अरमान ये लड़का है जो बाल काटने वाला जो वीडियो में नजर आ रहा है। अब ये बता रही है कि ये रात 12 बजे सना और नज़ार जो है उसके घर आए, उसको साथ लेकर क्रिश्चियन कॉलोनी में एक फ्लैट है वहां पे गए और वहां पे पहले से मौजूद 3-4 लड़कियां और 3-4 लड़के और भी थे। वहां पे सना से इसकी लड़ाई हुई। सना लड़की जो इसकी पोनेट बताई जा रही है जो गिरफ्तार भी है, तो उसके बाद ये बताया जा रहा है कि उससे इसकी लड़ाई हुई। सना ने अब नज़ार से कहा, नज़ार उर्फ अरमान जो लड़का है उससे कहा कि इसे मारें, तशद्दुद करें। नज़ार ने उसके ना सिर्फ बाल काटे बल्कि पिस्टल वगैरह दिखाया जो मुबैना तौर पर उस लड़की का जो वीडियो बयान है उसमें बताया जा रहा है, उस लड़के नज़ार ने कहा। उसके बाद चूंकि उसने ये भी बताया कि वो एक निजी हाउसिंग सोसाइटी है, निजी हाउसिंग सोसाइटी क्या कहें हम, चूंकि सिविक सेंटर है वहां पे बैरिया टाउन का, वहां पे फ्लैट में लेके गए, वहां पे उन्हें पिस्टल दिखाया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिस फ्लैट में वो अपनी मर्जी से गई वहां पे 3-4 लड़कियां पहले भी मौजूद थी और पहले 3-4 लड़के भी मौजूद थे, इस तरह की वहां पे एक्टिविटीज हो रही थी, वो अपनी मर्जी से गई है ना। और दूसरी बात जो सोशल मीडिया पे उसकी वीडियोस वायरल हो रही हैं, इंतहाई वाहियात किस्म की हैं, गैर इखलाकी वीडियोस हैं। उसमें आप देखा होगा कि किस तरह पब्लिक प्लेसेस पे जिस तरह की उसकी हरकत हैं वो देख के ना तो हमारी इक़्तिदार ना हमारा ये माशरा इस चीज को अलाउ करता है कि पब्लिक प्लेसेस पे इस तरह की हरकत लेकिन की जाए। अनवार वो जो वीडियो बयान है ईमान फातिमा का उसके मुताबिक तो वो ये कह रही है कि मुझे जबरदस्ती जाया गया वहां पर और उसके बाद मेरी वीडियोस भी बनाई गई। सिर्फ एक जगह नहीं, बैरिया टाउन में भी कोई स्पा था वहां पर लेकर गए और वहां पर मेरी वीडियो बनाई, फिर बाल काटे। लेकिन मामले की असल वजह क्या है? जैसे आप शुरू में भी कह रहे थे कि ये 1.5 महीने 2 महीने पुराना वाकया है, इंदराज क्यों नहीं हुआ? क्या आपकी ईमान से बात हुई या फिर उससे क्या आपके शवाहिद हैं, क्या आपके ज़राए बताते हैं कि ऐसा क्यों हुआ कि अभी वीडियो वायरल करने का मकसद क्या है? देखिए गजल, इब्तदाई जो हमारे ज़राए हैं उनसे हमने बहुत सारी इंफॉर्मेशन ली। इसके मतलब ये बताया जा रहा है कि ये 2 ग्रुप्स हैं, ये वन व्हीलर्स जो इस तक लड़के हैं जो अक्सर देखा होगा कि एक्सप्रेस वे, इसके अलावा सिविक सेंटर के इतराफ में इनको देखा जाता है, वहां पर ये वन व्हीलिंग करते हैं। ये 2 ग्रुप्स हैं, इसमें कुछ लड़कियां भी हैं और कुछ लड़के भी हैं। अच्छा। असल में ये दूसरा जो ग्रुप है उसमें एक लड़का था, वो ये चाह रहा था कि उसके ग्रुप में ये लड़की आ जाए। मतलब कि वही मसला है, वो आपस में जो मसले मसाइल थे उसकी इज्जत में वो बेचारी आ गई, उसके बाल आ गए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अनवार भाई साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट पिंडी, जो कि डिटेल दे रहे थे इस वाक़े के हवाले से। ख़वातीन उज़ात, यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं हमारे साथ। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब कुछ बात कर लेंगे क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप 2026 के शेड्यूल और वेन्यूज़ का बाकायदा ऐलान कर दिया है। और ऐलान के मुताबिक अगर आपको बताएं तो जो चीज़ें सामने आई हैं उनमें आईसीसी इलामी के मुताबिक T20 वर्ल्ड कप के मैचेस 7 वेन्यूज़ पर होंगे, जिसमें न्यू दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, अहमदाबाद, कोलंबो और कैंडी शामिल होंगे। और इसके साथ साथ पाकिस्तान और भारत के दरमियान इवेंट का अहम तरीन टाकरा 15 फरवरी बरोज़ इतवार को खेला जाएगा।
दीगर टीमों से पाकिस्तान अपने लीग मैचेस यानी कि 7, 10 और 18 फरवरी को खेलेगा। आईसीसी शेड्यूल के मुताबिक इवेंट का आगाज 7 फरवरी को होगा। फाइनल 8 मार्च को अहमदाबाद या कोलंबो में खेला जाएगा और पाकिस्तान अपने तमाम मैचेस श्रीलंकन सरजमीन पर खेलेगा और इसके इवेंट के फाइनल में पहुंचने की सूरत में फाइनल कोलंबो में खेला जाएगा। इवेंट में 20 जो टीमें हैं वो हिस्सा ले रही हैं, जिन्हें 4 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। ग्रुप ए में पाकिस्तान है, भारत है, अमेरिका है, नीदरलैंड है, नमीबिया की टीमें शामिल हैं। फिर इस तरह ग्रुप बी में ट्राई नेशन सीरीज के 5वें मैच में श्रीलंका ने जिम्बाब्वे को बासानी 9 विकेटों से शिकस्त देकर पहली फतह हासिल कर ली। फिर रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की बात की जाए तो वहां खेले गए मैच में श्रीलंका ने जिम्बाब्वे को 147 रन का आपको पता है हदफ दिया और सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर 17 जो जब ओवर चल रहा था तो उसमें हासिल कर लिया। फिर श्रीलंका की तरफ से पाथम ने बर्क रफ्तार से 58 बॉल्स पर 98 रन की नॉट आउट इनिंग्स खेलकर टाइगर्स के लिए जीत को आसान बना दिया। और यही तमाम तर चीजें जिन पर आज हम बात करेंगे। बिल्कुल ऐसी है और इस पे बात करने के लिए हमारे साथ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अहमद नजीब सती साहब मौजूद हैं। सती साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो कल मैं देख रहा था कि स्केड्यूल अनाउंस हो गया। अब ये स्केड्यूल अनाउंस करना या रिवील करना ये भी एक रवायत बनती जा रही है, पिछले 1-2 साल से हम देख रहे हैं। लेकिन मोर और लेस क्योंकि इंडिया में इवेंट्स हो रहे हैं तो वहाँ पे इंडियन क्रिकेटर्स आपको नजर आते हैं। रोहित शर्मा थे, सूर्या कुमार यादव थे। हमारे ग्रुप को कैसे देखेंगे? ग्रुप ए की बात की जाए, अब सारे मैचेस हम श्रीलंका में खेल रहे हैं और इंडिया के खिलाफ भी हमारा मैच श्रीलंका में ही है। बाकी टीम्स काफ़ी ज़्यादा हमें इस तरह की नज़र आ रही हैं कि हम सुपर 8 में चले जाएंगे। इस पूरे ग्रुप को किस तरह देख रहे हैं और पाकिस्तान क्रिकेट टीम क्या कुछ नया कर पाएगी या वही रवायात बाकी चलती रहेंगी जो 2021 से 22 से चलती आ रही हैं? देखिए, अगर हम अपना पूल देखें तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग पूल बनाया है। एक तो इंडिया को हस्ब रवायत हमारे पूल में रखा गया है, दूसरा यूएसए को भी रखा है कि शायद वो पिछली 2024 के वर्ल्ड कप वाली कहानी क्या दोहराने का शायद ऑप्शन हो। फिर नमीबिया है और नमीबिया के अलावा एक दो टीमें और हैं, नीदरलैंड है। तो ये टोटल जो ये जैसे आपने ये सारा सेटअप देखा है टीम्स का, तो मेरा ख्याल है कि इतना मार्जिन है कि आप 2 स्ट्रॉन्ग टीम है, बाकी एक अपसेट हो जाए तो फिर आप कुछ नहीं कह सकते। पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो है वो प्रेमादासा क्रिकेट स्टेडियम में है। श्रीलंका में 2 तरह की कंडीशन हम एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे अभी सर्दी होगी तो अर्ली ऑन आप शायद फास्ट बॉलर को सपोर्ट मिले, दूसरा स्पिन सपोर्टिव ट्रैक्स भी आपको देखने को मिलते हैं। पाकिस्तान की टीम अभी रिसेंटली बेहतर कर रही है, कुछ प्लेयर फॉर्म में है। नवाज बहुत अच्छा परफॉर्म करे इस साल, फ़हीम की गेम इंप्रूव हुई है, लेकिन जो वरी साइन है वो एक तो सलमान अली आगा कप्तान, वो बिल्कुल परफॉर्म उनसे नहीं हो रहा है। एज अ कैप्टन उनको परफॉर्म करना पड़ेगी। यू नेवर नो, वर्ल्ड कप से पहले कप्तान चेंज हो जाए, इट्स ऑलवेज ऑन द कार्ड। दूसरी चीज़ ये है कि मैं समझता हूँ टॉप ऑर्डर में इनकंसिस्टेंसी है। फ़खर को कभी आप टॉप ऑर्डर में खिला रहे हैं, कभी मिडल में, कभी लेट ऑर्डर में। फिर आप देखें कि साइम अयूब कभी चलते हैं कभी नहीं चलते, तो साइम अयूब की भी कंसिस्टेंसी टॉप पे नहीं है। फरहान फॉर्म में आगे तो आगे, नहीं तो 3 या 4 या 5 इनिंग्स निकल जाती है बगैर तक ना चले तो और बाबर भी मतलब कि 1 इनिंग्स खेल ली, फिर 2-3 इनिंग्स रन ना हुए। तो जो वो एक होता है ना डिपेंडेंसी फ्रॉम द टॉप, बहुत इंपॉर्टेंट है टॉप ऑर्डर, वो अभी हमें नजर नहीं आ रही। अभी भी हमारे पास वक्त है, मैचेस हैं। आई होप कि इनको उसमें का फ़ायदा उठाते हुए इन इश्यूज़ को सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा, ये भी बताएं नजी अहमर कि जिस तरह से हमने हमेशा से देखा है कि पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला हाई वोल्टेज मुकाबला होता है। जो क्रिकेट लवर्स नहीं होते, जिनमें से मैं भी एक हूँ, मैं भी देखती हूँ बैठकर, तो हमेशा से इंडिया ने बाइकआउट की बात की है। आपको लगता है इस बार भी कुछ ऐसा होगा, हैंडशेक करने से वो गुरेज करेंगे? अब सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ है। नहीं जी, 2 नंबर 2 नंबर समझते हैं। 2 नंबर का मतलब ये होता है कि जिनके मुंह पे बात हो रहा है, जुबान पे हो रहा है, प्रैक्टिकलिटी और है। यहाँ हैंडशेक नहीं करते हैं, दूसरे स्पोर्ट्स में हैंडशेक हो जाता है। भाई आप एक ग्राउंड फील्ड शेयर कर रहे हो, एक बॉल शेयर कर रहे हो, हाथ नहीं मिलाना, हमें खारिश पड़ी हुई है, ठीक है ना जी, या हमारे को हाथों में मसला है। तो मेरे सिर्फ कहने का तफन्नुन तबाह में मकसद सिर्फ ये था कि ये सिर्फ अपनी आवाम को खुश करने का, एक बेवकूफ़ बनाने का उनका तरीका है। आप अगर इतना आपको शौक है आप करें, मैच का बैकआउट करें, हमें 2 पॉइंट्स दें, हम आगे जाते हैं, अगले राउंड में जाते हैं। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा कि हमने देखा था कि जब इंडिया आउटसाइड पाकिस्तान खेल रहा था तो एक ही स्टेडियम में उनको खिलाया गया और वहीं वो खेले सारे मैचेस। पाकिस्तान के साथ भी वहीं खेले यार, बल्कि पाकिस्तान के साथ खेलने दुबई आए थे, बाकी अबू धाबी खेले थे। नहीं, वो एक ही दुबई में एक ही वेन्यू था, दुबई इंटरनेशनल। उसके बाद में खेले अबू धाबी गए थे कोई अगला मैच खेलने, जो सेमीफाइनल या फिर फाइनल का मैच था। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अब जो हालिया सूरत हाल है इसमें देखते हुए कि हमारे सारे मैचेस कोलंबो के दूसरे ग्राउंड में, इंडिया के साथ प्रेमदासा स्टेडियम में है। सो क्या इन्वायरमेंट एक ही तरह का होगा? पाकिस्तान को उसी तरह का कंडीशन का फायदा होगा? पाकिस्तान के लिए भी मुश्किल होगा इंडिया वाला मैच? नहीं, डेफिनेटली मुश्किल होगा, क्योंकि देखिए एक बात तो है ना कि स्किल वाइज ये बात हमें माननी चाहिए कि इंडिया हमसे बहुत आगे है। यानी मसला टैलेंट का नहीं है। अभी मैं कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी कवर करके आ रहा हूँ, हर तरह का टैलेंट पाकिस्तान में मौजूद है। वो सिस्टम नहीं है जो स्किल को सही तरह से पॉलिश करके एक कामयाब प्लेयर बना दे।
तो मेरा ख्याल है कि आपको मेंटल टफनेस बहुत जरूरी है। आप अक्सर मैच ग्राउंड में हार जाते हैं स्किल, तो इसमें थोड़ा सा आप वो प्रेशर वाला मामला, क्रूशल मोमेंट्स ओवरकम कर लें तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर ये पूरी सलाहियत है टीम के अंदर कि इंडिया को बीट कर सकते हैं। अभी तक की सूरत हाल आपको देखते हुए तैयार लगते हैं आपको हमारे खिलाड़ी? तैयार तो हैं, एड्स कर रहे हैं, कमर्शियल कर रहे हैं, बड़े तैयार फेयर होके आते हैं। बस यही वाली तैयारी, खेलने वाली तैयारी कैसी है? अच्छा एवर, ये मुझे बताइएगा कि अगर अभी इंडिया की टीम की बात की जाए तो पाकिस्तान की टीम की तो हम बात करते ही हैं, इंडिया की टीम भी कोई ज़्यादा अच्छा नहीं कर रही है। पाकिस्तान के खिलाफ वो अच्छा कर रही है, न्यूजीलैंड से वो आ रहे हैं, साउथ अफ्रीका के खिलाफ अभी 70 पे उनके 5 खिलाड़ी आउट हैं, एक टेस्ट मैच वो हार चुके, दूसरा टेस्ट मैच वो हारने वाले हैं। देयर इज अ फैक्टर कि रोहित और विराट कोहली के जाने के बाद एक काफी डेंट पड़ा है, क्या वो डेंट अब हमें नजर आएगा और हम भी अपने शल से निकल के खेलेंगे और इंडिया के खिलाफ तो कारकर्दगी अच्छी सर रहेगी? एक अभिषेक शर्मा था प्लेयर, आप फाइनल भी आप ऑलमोस्ट थोड़ी सी आपकी गलतियों से आपने, जो आपको याद होगा हम एशिया कप का जो फाइनल था वो हम आखिर में रन हम लूज करके हमारी विकेट्स कोलैप्स हो गया था, वरना तो इंडिया उस फाइनल में फंस गया था। हमारे 20-30 रन होते तो हम फाइनल जीत गए थे उनसे। एक अभिषेक शर्मा का फैक्टर था। वो टीम ऐसी नहीं है कि आप कहें वो ऑस्ट्रेलिया की वो लेट 90s से 2005-7 वाली टीम को हरा कोई नहीं सकता। आई थिंक थोड़ा सा आपने प्लानिंग के साथ, बड़े दिल के साथ खेलना, थोड़े वीक एरियाज आपको अपने सेटल डाउन करने, तो इंडिया कोई ऐसी टीम नहीं आपके सामने। बाकी टीम में न्यूजीलैंड ने क्लीन स्वीप किया लास्ट ईयर, साउथ अफ्रीका उनको जो है वो दुम्बा बना दिया उन्होंने उनके अपने घर पे ही। आई थिंक हम पाकिस्तान के अंदर पूरी सलाहियत है, थोड़े से हम अपने इश्यूज को फिक्स कर लें तो इंशाल्लाह क्यों नहीं। सही। थैंक यू सो मच। अहमद नजीब सत्ती आज हमारे साथ इन स्टूडियो मौजूद थे और स्पेशली जब मैंने उनसे सवाल किया तैयारी के हवाले से तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि तैयार है, बहुत अच्छे अच्छे एड्स भी कर रहे हैं, बट लेट्स सी कि क्या होता है, किस तरह से हम परफॉर्म करते हैं, किस तरह से खेलते हैं, क्या कुछ चेंजेस होंगी, ये भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ज़िमनी इंतखाब के नताज पर शदीद तनाज़े ने एक बार फिर मुल्की सियासत में हलचल मचा दी है और इसी पर बात करेंगे क्योंकि दोस्त मोहम्मद कोसा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से धांधली के संगीन इल्ज़ामात लगाए गए और इन इल्ज़ामात ने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के बाहमी सियासी ताल्लुकात को भी नई आजमाइश में डाल दिए। तो ये कहना गलत नहीं होगा, पोलिंग स्टेशन पर मुबैना कब्ज़ों, पोलिंग स्टेशन पर गैरकमाल बनाने और वोटों से ज़्यादा नताइज ज़ाहिर होने के दावों ने इस सूरत हाल को मज़ीद हसास और पेचीदा बना दिया है। इसमें अब आम सवाल ये है कि इलेक्शन कमीशन क्या कार्रवाई करेगा, इत्तेहादी सियासत का अगला रुख क्या होगा और क्या पंजाब हुकूमत की जानिब से इदारों में नुमाइंदगी की यकीन दहानी के बाद दोनों जमातों के दरमियान कोई आपकी कहें कि जो जमी हुई बर्फ है वो पिघलेगी या फिर नहीं, इस पर बात करेंगे। बिल्कुल ऐसी है ख़वातीन व हज़रात, इस पर बात करने के लिए हम दोस्त मोहम्मद खान खोसा साहब मौजूद होंगे, जो कि साबिक वज़ीर आला पंजाब भी रहे और नून लीग के दौर में ही रहे, आजकल वो पीपल्स पार्टी में। खोसा साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि हमने देखा है और आपके इल्ज़ामात अब ज़ुबान ज़दे आम है, सोशल मीडिया पे भी हैं, मीडिया पे भी आए, आप और पीपल्स पार्टी की जानिब से जो ज़मीनी इलेक्शन के ऊपर धांधली के संजीदा इल्ज़ामात लगाए गए। ये इल्ज़ाम भी लगाया जा रहा है कि डेरा गाजी खान में पोलिंग स्टेशंस पर कब्जा किया गया, अब पोलिंग एजेंट्स को, जिस तरह गज़ल ने बताया कि गैरकमाल बनाया जा रहा था। सो कई इलाकों में भी डाले गए वोट्स में नताइज की गड़बड़ आप कह रहे हैं कि आपके मुताबिक हुई है, तो क्या समझते इसके बाद क्या होगा? क्या आप फॉर्मली कोई एहतजाज करेंगे, क्या कुछ होगा? जी सर, ये तो जिस दिन से स्केड्यूल का ऐलान हुआ, इनकी धांधली तो उसी दिन से शुरू हो गई थी। इन्होंने मनपसंद पोलिंग एजेंट्स, पोलिंग स्टाफ जो है वो पहले तैनात किया और शुरू में इन्होंने नॉन गजेटेड ऑफिसर्स को, जो कि इलेक्शन कमीशन के कवानीन के बिल्कुल खिलाफ है, सही, इन्होंने नॉन गजेटेड ऑफिसर्स को एज प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के ऊपर तैनात किया। उसके खिलाफ हमने अदालत में रिट की, जिसके नतीजे में अदालत ने ये अहकामात जारी किए कि आप गजेटेड ऑफिसर्स जो हैं वो तैनात करें, नॉन गजेटेड ऑफिसर्स आप इलेक्शन कमीशन के कवानीन के मुताबिक नहीं तैनात कर सकते। उसका नतीजा ये हुआ कि इन्होंने गजेटेड ऑफिसर्स तो तैनात कर दिए, लेकिन जिनको इन्होंने पहले प्रिजाइडिंग तैनात किया था उनको इन्होंने उसी अमले के साथ पोलिंग के नीचे तैनात किए रखा, उन्हीं पोलिंग स्टेशन के ऊपर। और हिदायत ये जारी हुई कि जैसे आपको प्रिजाइडिंग अफसर को हिदायत जारी हुई कि जैसे आपको मातहत अमला कहेगा आपने इनके साथ उसी तरह से ताउन करना है। उसके बाद इन्होंने पुलिस को इन्वॉल्व किया। यहाँ पे स्पेशल ब्रांच जो है वो हमारे लोगों को, जो हमारे मोतबर लोग थे इलाकों के, हलकों के, उनको कॉल कर करके डराना धमकाना,
जो हमारी मुख्तलिफ बिरादरियों के बड़े थे और हमारे साथ स्टैंड करते थे, उनको पुलिस की तरफ से, लोकल पुलिस स्टेशन की तरफ से कॉल्स जानी कि आप दोस्त मोहम्मद खान को वोट ना दें और आप नून को वोट दें। ये तो शुरुआत यहाँ से हो गई। उसके बाद फिर यहाँ पे आपने देखा हो या ना देखा हो, कई दफा वफाकी वजीर साहब खुद तशरीफ ले आए, अवैस अहमद खान लगारी साहब। बिल्कुल। उन्होंने आके यहाँ पे 3-3, 4-4 दिन के 2-3 स्पेल्स जो है वो कैंपेन के लगाए अपने कैंडिडेट के लिए, जो कि इलेक्शन कमीशन के कवानीन के बिल्कुल खिलाफ है। यहाँ पे दीगर वज़रा को भी भिजवाया गया, कुछ सूबाई, कुछ दीगर वफाकी अहदेदारान को भिजवाया गया, जिन्होंने आके यहाँ पे डेरे जमाए रखे। किसी पीरियड के दौरान मैं आपको दावत देता हूँ, आप चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस से रिकॉर्ड तलब कीजिए, अच्छा, या उसको इंक्वायर करें कि चीफ सेक्रेटरी साहब डेरा गाजी खान कितनी दफा आए, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब डेरा गाजी खान कितनी दफा आए। मुतअद्दिद सेक्रेटरीज, सीनियर सेक्रेटरीज और ब्यूरोक्रेट्स को यहाँ पे कितनी दफा भेजा गया। यहाँ पे एडिशनल आईजी साहब जो है पंजाब के, वो कितनी दफा आए इसी दौरानिये में। यहाँ पे डिप्टी सेक्रेटरी डीजी खान डिवीजन चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस जो है वो लास्ट वीक जो था इलेक्शन का, वो मुसलसल यहाँ पे हमारे यहाँ पे ऑफिसर क्लब है, वहाँ पे उनके कमरे लेके यहाँ पे ठहरे रहे, इलेक्शन अहकाम जारी करते। ये चीजें तो ऑफिशियल लेवल पे, उस लेवल पे होती रही ना जी। अब आप आ जाइए इलेक्शन के बैलेट के दिन की, यानी इलेक्शन के दिन की। इलेक्शन के दिन इन्होंने बाकायदा अपने जो नाज़मीन लेवल के, यानी नाजिम लेवल के जो अपनी यूनियन काउंसिल में इनके लोग थे, उनको इन्होंने हजार बैलेट, कहीं हजार से ज्यादा, कहीं हजार बैलेट, हजार से कम बैलेट इन्होंने नहीं दिए बिल्कुल, कि ये पोलिंग वाले दिन जो है उसको इस्तेमाल करें। सही। मुतअद्दिद जगहों पे लोग पकड़े गए उन बैलेट्स को डालते हुए। जी। ये पोलिंग वाले दिन की बात कर रहा हूँ, जो सुबह से ये सिलसिला शुरू रहा। 3:30 बजे के बाद लोकल पुलिस, हमारी डीजी खान की पुलिस जो है, कुछ दस्ते वो थे जो पोलिंग स्टेशन पे तैनात थे, कुछ टीम्स ऐसी बनी हुई थी जो पोलिंग स्टेशन पे 3 बजे के बाद आते रहे, यानी जिनको आप एक्सटर्नल ग्रुप्स कहेंगे पुलिस के, वो आते रहे वहाँ पे, वो कोऑर्डिनेट करके पोलिंग स्टेशन को, लोगों को, हमारे पोलिंग एजेंट्स को कमरों से, पोलिंग के कमरों से बाहर निकाल के 10-10, 15 मिनट पोलिंग रुकवा के, दरवाजे बंद करके और अंदर ये वोट्स डालते रहे। हमने काउंटर फॉइल्स भी पकड़े हैं, जो काउंटर फॉइल्स कहते हैं ना, नकल के लिए अकल की जरूरत होती है। कई जगहों पे जहाँ पे इन्होंने थैले डाले हैं डब्बों के अंदर, वहाँ पे ये काउंटर फॉइल्स निकालना भूल गए उनमें से, यानी वोट की पर्ची भी डाली है, उनके काउंटर फॉइल्स भी साथ वहाँ से बरामद हुए हैं, जिनकी वीडियोज हमारे पास मौजूद है। और दूसरी चीज जो है, तीसरी चीज जो है वो ये है कि इन्होंने बाकायदा डुअल फॉर्म 45 जो है वो रखे। एक हमारे पास जो फॉर्म 45 है वो है जो पोलिंग स्टेशन मिले, जो ये लोग फॉर्म 45 उठा के थे, वो फॉर्म 45 हैं जो उन प्रिजाइडिंग अफसरों को बुलवा के इलेक्शन से 1 दिन पहले, 2 दिन पहले उनसे बाकायदा साइन लिए गए उन ब्लैंक फॉर्म 45 के ऊपर। उस पर फिर इन्होंने 11 बजे रात के बाद, यानी पोलिंग के दिन, पोलिंग खत्म होने के बाद से लेके 11 बजे रात के बाद उन रिजल्ट्स को जो है वो जारी करना शुरू किए, जो इन्होंने डुअल फॉर्म 45 बनाए हुए। सही। लेकिन इस तरह से अब आप फरमा भी रहे हैं यकीनी तौर पर जो चीज़ें, जो पॉइंट्स आपने हाईलाइट किए, मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो हमने देखा, सुना, जो मुआहदा हुआ था कि रनर अप ही असेंबली इलेक्शन लड़ेगा, उस मुआहदे पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ? ये तो बेहतर जवाब आपको नून लीग वाले दे सकते हैं, हम तो नहीं दे सकते। जितने भी वादे वईद इन्होंने अपनी गवर्नमेंट को बरकरार रखने और अपने गवर्नमेंट के सहारों के लिए इन्होंने अपनी इत्तेहादी जमातों और बिलखसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जो इन्होंने वादे किए हैं, आप देखते रहे हैं कि बिलतरतीब वक्त के साथ साथ उन वादों की खिलाफ वर्जी होती रही है, जिसपे हमारी पार्टी की लीडरशिप जो है वो बाकायदा एहतजाज भी करती रही है और नाराजगी का इजहार भी कई मौकों पे किया गया। अच्छा कोच साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि अब आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें या फिर अपनी बात करें, तो आप इलेक्शन कमीशन से क्या कुछ तवक्कुआत रखते हैं? क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग अददी बरतरी अब नून लीग के पास है, क्या इत्तेहाद में भी कोई फ़र्क आएगा, नहीं आएगा? आपकी सियासी दानिश क्या कहती है इस हवाले से?
जी। हम इलेक्शन में भी कंप्लीट फेयरनेस थे जो हमें नहीं मिली। हम आज भी इलेक्शन कमीशन से रजू में हैं और हम ये चाहते हैं कि हमें फेयरली डील किया जाए। इस इलेक्शन प्रोसेस में जो ज्यादतियां इन्होंने की हैं, नून लीग वालों ने की हैं, उनको बेनकाब किया जाए। उसके मुताबिक अगर रीपोल होता है हम तैयार हैं, और अगर उन जाली बैलेट्स को जो है थ्रू स्क्रूटनी उनको मुस्तरद किया जाता है तब भी हम तैयार हैं। जो 435 इन्होंने जाली बना के और इलेक्शन कमीशन को जमा कराए हैं उनकी भी जांच पड़ताल होनी चाहिए। हमारे जो फॉर्म 45 हैं जो हमने अपने पोलिंग स्टेशन के प्रिजाइडिंग अफसरान से जो हमें मौसूल हुए उनकी भी जांच पड़ताल होनी चाहिए। और जो हकीकी अवामी मैंडेट है उसको इंश्योर करना चाहिए, वो हमारे हक में हो, वो हमारे मुखालिफ के हक में, उसके हक में हो, लेकिन हो हकीकत पर मबनी। ये 2 नंबरी जो है ये अवाम के मैंडेट पे काबिल कबूल नहीं है। सही। अच्छा सर, अब एक चीज़ जो सामने आ रही है नज़र वाज़े तौर पर कि अब पार्लियामेंट में अगर देखा जाए ना तो नून लीग के पास 2/3 मेजॉरिटी है, और इसके अलावा भी हमने बहुत सारे ये बातें सुनने में आ रही हैं गर्दिश कर रही हैं कि शायद अब नून लीग को पीपल्स पार्टी पर इंहिसार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पीपल्स पार्टी अब फिर कहाँ खड़ी है? क्या ये जो इत्तेहाद है इसमें कोई तब्दीली होगी? इत्तेहाद खतरे में है? जी, मैं तो अपनी सतह पे क़यादत से जब भी कभी मशवरा हुआ है मैं उनको बावर कराता रहा हूँ कि जिस दिन इनके मकासद पूरे हो गए और इनकी तादाद पूरी हो गई बाय हुक और बाय क्रुक, उस दिन इनका असल रंग जो है वो तमाम इत्तेहादी देखना शुरू करेंगे। एंड हमारे तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, हमारे खदशात भी हैं, और आई एम श्योर वो लीडरशिप के भी वही तहफ़्फ़ुज़ात शायद ज़्यादा होंगे क्योंकि उस सतह के ऊपर वो मामलात को बेहतर और बारीकीनी से देख रहे हैं। लगारी साहब, मुझे तो ये भी बताइएगा कि ज़राए का ये भी कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कुछ यकीन दहानी करवाई गई है सूबे के सेटअप में या फिर सूबे के महकमों में, वजारतों में कुछ नुमाइंदगी मिलेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, तो इससे कोई आपके दरमियान जो इस वक्त जमूद पाया जा रहा है इसमें कमी नज़र आएगी हमें? कहते हैं ना जी, कौन जीता है तेरे जुल्फ पे सर होने तक, वादा फरदा है, देखते हैं क्या होता है जी। सर थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। हो जानेगा सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा साहब हमारे से, जो कि इलेक्शन के हवाले से जो धांधली हुई है उस हवाले से अपने खदशात को सामने रख रहे थे। और ये भी कुदरत का कानून ही है कि जिस अवैस लगारी साहब की शिकायत लगा रहे थे, ये अवैस लगारी साहब या फिर इनके वालिद साहब जो कि फारूक लगारी साहब हैं, वो किसी ज़माने में इसी हल्के से पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट भी करते थे, पीपल्स पार्टी की तरफ से सदर पाकिस्तान भी बने। अब उन्हीं के बेटे नून लीग में हैं, और जो नून लीग की जानिब से अभी खोसा साहब हमारे साथ मौजूद थे, वज़ीर आला पंजाब रहे हैं, अब खोसा साहब पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करते हुए, गिले शिकवे करते हुए हमें नजर आते हैं। ख़वातीन व हज़रात, यहाँ पे वक्त हुआ चाहते हैं एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं हमारे साथ। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब मज़ेदार सेगमेंट्स, क्योंकि ये घंटा आपको जैसे हमने पहले भी स्टार्ट में बोला था कि बहुत मज़ेदार सेगमेंट्स का होता है, तो जिसमें हम सियासत, क्रिकेट, कुछ भी इस तरह की बात नहीं करते, बल्कि उन चीज़ों के हवाले से बात करते हैं जो डायरेक्टली हमसे रिलेटेड होती हैं, जो हमारी हेल्थ से रिलेटेड होती हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं मारगला हिल्स नेशनल पार्क में लगने वाली जंगलाती आतिश ज़दगियों के पीछे एक नहायत तेज़ी से फैलने वाला ख़तरनाक दर्दनाक बैरूनी पौधा खामोशी से अपना किरदार अदा कर रहा है। माहिरीन के मुताबिक लांटाना कैमारा नामी ये पौधा जो 19वीं सदी में बरज़कीर लाया गया था, आज इस्लामाबाद की पहाड़ियों के बड़े हिस्से पर कब्जा जमा चुका है और गुज़श्ता 2 बरस में जंगलाती आग के वाक़यात में तशवीशनाक इजाफे की एक बड़ी वजह बनकर उभरी है। वजारत मौसमियाती तब्दीली की पार्लियामान में पेश करदा रिपोर्ट के मुताबिक इस पौधे की खुश्क शाखें और पत्तियाँ इंतहाई आतिशगीर हैं, जो तेज़ हवा के साथ आप ये कहें कि लम्हों में आग को वसी रकबे तक फैला देती है। यूँ मारगला की हयातियाती तवाज़ुन को भी संगीन खतरात लाहुक हो सकते हैं और हो भी चुके हैं। बिल्कुल ऐसे, और इसी हवाले से बात करेंगे। आपने होगा ट्रेल्स में या फिर मारगला हिल्स की जब भी बात की जाए तो पाकिस्तान के सारे मीडिया पे आपको एक शख्स नज़र आते हैं, उनका नाम है मंसूर शेरवानी, और ये मारगला को साफ करते हुए भी नज़र आते हैं। मारगला के हवाले से दर्द रखते हैं और मारगला के हवाले से हम अक्सर इनके साथ गुफ्तगू भी करते हैं। मंसूर भाई, थैंक यू सो मच हो जाने का। सबसे पहले तो ये जो लांटाना है जिनका इन्होंने नाम लिया गज़ल ने, ये दरख्त इसकी तारीख के हवाले से तो इन्होंने भी बता दिया कि बहुत अरसा पहले लाया गया था, कितना ज़्यादा ख़तरनाक है और किस हद तक ये नुकसान पहुँचा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, पहले आपका शुक्रिया, आपने बुलाया और हमारी अवेयरनेस को आगे फैलाने का मौका दिया। देखें, जब यहाँ पे अंग्रेज़ हुकूमत कर रहे थे
तो वो इसको सजाने के लिए, इसका फूल बड़ा खूबसूरत है, सजावट के लिए, बाड़ों के लिए इसको लेके आए थे, नर्सरीज में आया था और गमलों में आया था। तो उसके बाद जब यानी कि पाकिस्तान बना और उसके बाद ये जब इस्लामाबाद बना, तो इस्लामाबाद में भी इसको नर्सरीज में और सजावट के लिए लाया गया था, क्योंकि इसका जो फूल है बहुत ही खूबसूरत है। आप देखें तो आपको भी अच्छा लगेगा, आप कहेंगे मैं अपने घर में ले आऊँ। लेकिन देखें ये एक मुकामी नहीं है, नेटिव नहीं है। जब एक चीज़ मुकामी नहीं होती तो उस जगह की इकोसिस्टम को ख़राब करती है। फॉर एग्जाम्पल एक आप जैसे एक आम है, वो गर्म तरफ होता है, अगर आप उसको हुंजा में गिलगित में जाके आप आम के दरख्त लगा देंगे तो वह चल नहीं पाएगा। अगर आप जैसे कैसे करके चला भी लेंगे तो फल इतना अच्छा नहीं होगा। या जैसे अखरोट है या सेब है कोयटा के, वो अगर आप पंजाब में ला के लगा लें तो वो यानी कि उसका जायका नहीं होगा एक फ्रूट का। तो यहाँ पे इसने फिर ये किया कि जब इसके बीज हैं फूलों के जरिए, जब वो परिंदे खाते हैं, जब परिंदे उड़ के जहाँ जाते हैं लिटर करते हैं, एक इकोसिस्टम होता है, जब वो परिंदे लिटर करते हैं तो बीज नीचे गिरता है और वहाँ पे नया पौधा उगना शुरू हो जाता है। इसी तरह ये गमलों से और नर्सरी से ये गया है मार्गलाइज नेशनल पार्क में। वहाँ जाके जब ये इसके पौधे उगना शुरू हो गए, एक और बात बताऊँ, मैं तो उसका अक्सर ढीठ भी कहता हूँ, इसलिए कहता हूँ कि ये पानी इसको ना दें, ठीक है, जैसा भी मौसम हो ये चलती रहेगी और फलती फूलती रहेगी। अगर इसको आप निकाल के रख भी देंगे ना, अक्सर ऐसा होता है कि मैंने काटा और उसको जाके नीचे रख दिया, अगले दिन आया हूँ तो वो वहां से भी उगना शुरू हो गया। यानी कि इन हालात में भी हो जाता है, इसलिए हम इसको जड़ से निकाल के बाहर फेंकते हैं। देखें ये करती पता क्या है, ये करती है कि ये ज़मीन की ज़ख़ीज़ी को ख़त्म कर देती है। जैसे इसने बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर ली, पानी हो ना हो ये फैल गई, उसके बाद ये करती है ज़मीन के ऊपर आ जाती है। जब ज़मीन के ऊपर आएगी तो रोशनी और हवा को नीचे जाने से रोक देगी। जैसे मैंने बताया एक रीजनरेशन प्रोसेस होता है जंगल का, कि दरख्त का बीज गिरा या किसी परिंदे जानवर ने खाया फूल, आगे जाके लिटर किया, वहाँ पे नया पौधा होगा, एक इकोसिस्टम होता है। जब एक नया बीज नीचे गिरेगा तो ये ऊपर से आके उसको ख़त्म कर देगी, उसको सॉरी उसको ना यानी कि पल्ले नहीं देगी, बड़ा नहीं होने देगी। जो जंगल का रीजनरेशन प्रोसेस है अच्छा वो रुक मंसूर साहब, जाता है। कि चीज़ें बाहर से इंपोर्ट होती हैं, चलिए अभी हम पौधों की बात कर रहे हैं तो यही डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हमने देखा है कि जिस जैतून का पौधा भी बाहर से इंपोर्ट होकर आता है, तो ये जो लांटाना है ये अपने मुल्क की पैदावार है, तो इसमें भी यहाँ पर भी नुकसान है, या फिर जिस क्लाइमेट चेंज की हम बात करते हैं या फिर आबो हवा की हम बात करते हैं, इस वजह से ये ज़्यादा नुकसानदेह हो रहा है? देखिए जैतून आपने कहा वो फूड है, ठीक है, वो तो उसको अच्छे हालात में यहाँ पे पैदा कर लिया गया, वो इन्वेसिव नहीं है, ये इन्वेसिव है और ये जहाँ जहाँ भी है लोग इससे तंग हैं, ठीक है। साउथ अफ्रीका में भी इसके ऊपर बड़ी मुहिम चलती है, पूरी दुनिया में, ये है लैटिन अमेरिका का, उसके बाद वहाँ भी लोग इस पर तंग है, ये फसलों को तबाह करता है, ठीक है, और हर जगह पे ये तबाही फैलाता है। इसके अलावा ये जानवरों के लिए भी नुकसानदेह है। आपने देखा होगा इसके ऊपर बेरीज लगती हैं, बड़ी खट्टी मीठी सी, देखने में करता है कि हम उसको खा लें, ठीक है। अगर आप बेरीज खाएंगे आपको बुखार हो सकता है, दस्त हो सकता है, आपकी तबीयत खराब हो सकती है, क्या भी हो सकती है। इसके अलावा जो जानवर हैं वो जानवर भी इसको नहीं खाते, अगर जानवर भी इसको खा लेंगे तो वो उनका भी मैदा खराब हो सकता है, जिगर खराब हो सकता है। तो ये पूरी दुनिया में ही इन्वेसिव है, ये नहीं कि ये पाकिस्तान में आके इन्वेसिव है। और यहाँ पे आके तो इसने काफ़ी तबाही फैलाई है, जंगल के सिस्टम को काफ़ी इसने ख़राब किया है। जब दूसरे दरख्त नहीं उगेंगे, फॉर एग्जाम्पल जो नेटिव दरख्त हैं, कचनार का दरख्त है, चीड़ पाइन है और बहुत से दरख्त हैं, 650 तरह की यहाँ पे दरख्त, जड़ी बूटियाँ और झाड़ियाँ हैं, अगर वो नहीं उगेंगे तो परिंदे क्या खाएंगे, ठीक है। और उसके अलावा परिंदे घोंसला कहाँ बनाएंगे। तो ये जब हमने लांटाना को फॉर एग्जाम्पल इस 10 फुट से हमने लांटाना को निकाल के बाहर किया, तो 2 दिन के बाद आके देखा सूरज की रोशनी जब नीचे गई तो ग्रीनरी निकलना शुरू हो गई, घास निकलना शुरू हो गई। और मैं अभी इस मानसून में देख रहा था कि जो मार्गला की रीजनरेशन है बहुत अच्छी है, कचनार के नए पौधे निकल रहे थे। अच्छा। अब वहाँ पे इर्द गिर्द कचनार का दरख्त नहीं था, वो हुआ कि बीज उड़ के आया, किसी परिंदे ने बीज खाया, किसी जानवर ने खाया, लीटर किया, वहाँ से नया पौधा निकला। तो अगर उसके ऊपर लंटाना आती मुझे तो पौधा लंटाना के हवाले से बताइएगा कि जो चंद बड़े बड़े नुकसान आते, सीधा 3, 4, 5 बता दीजिएगा, जो ये पहुंचाता है माहौल को या फिर फसलों को या फिर एनवायरनमेंट को, कौन कौन से ऐसे नुकसान हैं जो जानवरों को भी पहुंच सकते हैं? सबसे पहले ये ज़मीन पे रोशनी को जाने नहीं देता। जब ज़मीन पे रोशनी नहीं जाएगी तो जो भी नीचे चीज़ है बंजर हो जाएगी, घास, पौधा, हर चीज़, नई चीज़ नहीं उग सकेगी। उसके अलावा ये ज़मीन से पानी ज़्यादा पीता है, ठीक है। जब दूसरे पौधे हैं उनका भी पानी ये पी लेता है, उन पौधों को नुकसान होता है, ठीक है। और इसके अलावा इसको कोई जानवर नहीं खा सकता, क्योंकि जानवर नहीं खा सकता। अगर इसकी जगह कोई मुकामी पौधा लगेगा तो उसके फूल बीज परिंदे भी खाएंगे और इसके अलावा जानवर भी खाएगा, तो वो भी नुकसानदेह होता है। और इसके अलावा ये मैं आपको बताता हूँ, जैसे डींगी का आजकल है, इसके जो पत्ते हैं उसकी शेप ऐसी है कि इसके अंदर मच्छर पना ले लेते हैं। अच्छा। अक्सर मैं जब जाता हूँ ना तो मैं मॉस्पर लगा के जाता हूँ, क्योंकि जब इसको हम निकालते हैं तो मच्छर एकदम निकलते हैं। तो आप देखें शहरी आबादी का जितना मच्छर है रात दिन में चला जाता है, इसके पत्तों के नीचे पनाह लेता है और रात को शहर में आके वो हमले करता है। डींगी होता है, मलेरिया होता है, इसके अलावा ये बहुत सारे
और नुकसान पैदा करता है। तो ये असल में देखिए, जब जंगल का इकोसिस्टम इसने खराब कर दिया तो जंगल में क्या रह जाएगा? अब जंगल यानी कि नया नहीं बनेगा, पौधे नहीं निकलेंगे, एक सारा सही। इकोसिस्टम अभी खराब हो जाएगा। अच्छा जानवरों के मंसूर लिए भी साहब, नुकसान पिछले है। सवाल के जवाब में जैसे आपने ये जो पौधा है ये मच्छरों की अफजाइश में या फिर इस तरह के जो कीड़े मकोड़े हैं उसके लिए काफ़ी साजगार है, तो फिर वो लोग वो घर जिनके पास ग्रीन बेल्ट्स हैं या फिर खाली जगह हैं या फिर पार्क्स हैं, तो ये वहाँ भी फैल सकता है। और आम लोग जैसे कि हम लोग हैं, हम इसको किस तरह से पहचानें? कोई ख़ास निशानियाँ हैं इस पौधे की? जी बिल्कुल, घरों में मैंने आपको बताया, मैं अब लाहौर गया, अब मेरे मामू ने अपने घर में नर्सरी से लेके आए थे। उनको पता था कि लांटाना है और ये इसके फूल खूबसूरत है, तो लोगों को अक्सर पता है कि इसके फूल खूबसूरत है, लोग गमले में लगाते हैं, लेकिन वो नुकसानदेह है। फिर भी इसको अवॉइड किया जाए। इसके अलावा जो हमारे मुकामी फूल है, यानी कि गुलाब है, बेतहाशा पाकिस्तानी हमारे जो नेटिव है। देखिए मैं आपको वही बताऊं ना, जब मुकामी चीज़ नहीं होती वो इकोसिस्टम को ख़राब करती है, वो डिफरेंट आबो हवा से आई होती है, डिफरेंट वो बीमारियां पैदा करती है और डिफरेंट चीज़ें लेके आती है। उसका जब इन्वायरमेंट नहीं मिलता तो जो देखें जो दरख्त होते हैं ना, मैं आपको बताऊँ, ये दरख्त आपस में रिश्तेदार होते हैं, ठीक है, इनकी जड़ें आपस से मिली होती हैं, ये आपस में बातें करते हैं। जब आप उसमें कोई नया चीज़ आके लगा देंगे तो वो डिस्टर्ब होंगे, उनका इकोसिस्टम खराब होगा, उनकी फैमिली का जो सिस्टम है वो खराब होगा और जो नया पौधा है वो भी खराब होगा। बिल्कुल। इस वजह अच्छा से कि आपस मंसूर में भाई, लड़ाई मुझे होती मुझे है। ये बताएं, आप सुबह से लेके शाम तक मार्गला हिल्स में होते हैं, ट्रेल्स में होते हैं, उनकी सफाई सुथराई करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को देखते हैं, माइनर और जितने भी डिटेल्स हैं उनमें आप जाते हैं। सो इस पौधे की अगर बात की जाए जिसकी हम आज डिस्कस कर रहे हैं कि कितना ख़तरनाक है, सो इसको ख़त्म करने के हवाले से भी आपने कोई रिसर्च की होगी कि इसको किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है? क्या इसके लिए किसी इंडिविजुअल का किरदार या फिर मैस लेवल पे गवर्नमेंट का किरदार होना चाहिए? किस तरह ये ख़त्म होगा? देखिए, ये इसका सबसे बड़ा तरीका ये है कि इसको जड़ से निकालें, ठीक है। जड़ से निकालने के बाद इसकी दोबारा देखते रहें। अक्सर ये होता है कि इसके बीज गिर जाते हैं, और मैं आपको ढीठ इसलिए कहता हूँ कि ये जैसा भी इन्वायरमेंट हो, इसको पानी एक साल पानी ना दें, ये उगना शुरू हो जाएगी। तो आप ये है कि इसको जड़ से निकालें और उसके बाद जाके हफ्ते बाद 10 दिन बाद देखें कि दोबारा तो नहीं होगा। पिछले साल हमने जहाँ से लांटाना निकाला था तो वहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर हमने 100 पौधे निकाले थे तो अब वहाँ पे 25 पौधे दोबारा निकल आए, तो उसको जाके हमने दोबारा निकाला। ये कोई एक दिन का काम नहीं है, ये यानी कि सालों लंबा मुहित काम है, क्योंकि इसने कब्जा करने में बड़ा यानी कि साल लगाए हैं। और इसके बहुत, अब मार्गला जिस ट्रेल पे जाओ, मैं तो उसकी खुशबू से पहचान लेता हूँ, फूल से। मैं जहाँ गुजर के जा रहा होता हूँ, मैं कहता हूँ यार इधर लांटाना है, चलो एक आधा पौधा निकाल दे, तो कुछ तो एनवायरनमेंट ठीक हो। फिर ये दरख्तों के ऊपर चढ़ जाती है और जब दरख्त पहले से मौजूद है अच्छा, उनको भी मुझे खराब आखिर आप ये भी बता दें कि क्या हम इसको आग लगाकर मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर सकते हैं या फिर आग लगाकर उल्टा माहौल को ख़राब करने वाली बात है? आग भी लग जाती है जब ये सूख जाती है ना, ये आग लगने में बड़ी मदद करती है जंगल को। देखिए वहाँ पे तो आग नहीं लगा सकते, अगर हम इसको जंगल में आग लगाएंगे दूसरे पौधों को भी नुकसान होगा। तो इसका तरीका ये है कि जैसे हम लोग निकाल के बाहर रख देते हैं, तो वहाँ पे जो लोग अक्सर लकड़ी वाले आते हैं, सूखी लकड़ी देखने आते हैं गाँव के, जो गिरी हुई लकड़ी होती है, तो मैं उनसे कहता हूँ कि आप भी घर में ले जाओ, इसको चूल्हे में जलाओ, क्योंकि अगर ये जंगल में भी जब होती है ये आग बड़ी तेज़ी से पकड़ती है। तो ये इसका तरीका है कि जो लोग घरों में, गांव में या अपने होटल्स में आग की चीज़ें जलाते हैं तो वो इसको ले जाएं और वो इसको आग में यूज़ कर लें, इससे जंगल से भी निकल जाएगी। मंसूर शिरवानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट थे, जो कि हमें बता रहे थे लांटाना के हवाले से कितना खतरनाक ये दरख्त है। और यकीनी तौर पे इस वक्त अरबाब इख्तियार में से कोई ना कोई हमें सुन रहा होगा, तो आप इसका कुछ सदेबाब निकालिए, क्योंकि ये इस्लामाबाद की खूबसूरती को भी मद्दम कर रहा है और साथ साथ ये माहौल दोस्त नहीं है, जानवरों के लिए ख़तरा है, ज़मीन को बंजर कर रहा है और पानी की बहुत सारी मिकदार है जो कि ये दरख्त पी जाता है। तो इसके हवाले से गवर्नमेंट लेवल पे भी काम होना चाहिए। यहाँ पे वक्त हो चाहते हैं शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं वहाँ से। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो वालिदैन के लिए बहुत ज़्यादा अहम है, बच्चों की ग़िज़ाइयत और उनकी सेहतमंद नशोनुमा। क्योंकि बच्चा मजबूत हो तो उसका मुस्तकबिल मजबूत होता है और वालिदैन की हमेशा यही ख्वाहिश होती है कि उनका बच्चा जहनी तौर पर भी तेज़ हो और जिस्मानी तौर पर भी मजबूत हो। और ये सब कुछ शुरू होता है सही और मुतवाज़न ग़िज़ा से। और इसीलिए आज हम जिक्र करेंगे नीडो 1+ का, जो बच्चों की रोज़मर्रा ग़िज़ाइयत में वाकई नुमायां फ़र्क पैदा करता है। और ये दूध बच्चों को वो ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा फ़राहम करता है जिनकी उन्हें मुसलसल ज़रूरत होती है।
और इसकी खास बात क्या है ये हमें बताएंगी गजल अशरफ। जी हाँ, तो ख़ास बात ये है इसकी कि प्रोटीन ज़्यादा मिकदार में मौजूद है जो बच्चों की मसल्स ग्रोथ और तवानाई के लिए बुनियादी ज़रूरत है। फिर कैल्शियम है, फास्फोरस है जो हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए बेहतरीन इम्तजाज मुहैया करते हैं। फिर विटामिन B1, A, C, D, B2, फॉलिक एसिड, B12 जो इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के साथ साथ आपकी जो बच्चों की जहनी नोशोनुमा होती है वो बिल्कुल अहम उसमें किरदार अदा करते हैं। फिर आयरन और जिंक जो दिमागी नोशोनुमा, फोकस, लर्निंग और फिर क़ुव्वत मुदाफ़त में इजाफा करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये दूध आम खुले दूध के मुकाबले में कई ज़्यादा ग़िज़ाई एतबार से मुकम्मल, बैलेंस्ड और महफूज है। खुले दूध में अक्सर वो ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स मौजूद नहीं होते जिन पर बच्चों की सेहत का दारोमदार होता है, जबकि नीडो बच्चों की रोज़मर्रा ग़िज़ाई ज़रूरियात का बड़ा हिस्सा बाखूबी पूरा करता है। सही ग़िज़ा और सही दूध का इंतखाब सिर्फ एक फ़ैसला नहीं बल्कि हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए एक मजबूत बुनियाद है, क्योंकि सेहतमंद बच्चा ही खुश बच्चा है और खुश बच्चे ही हमारा रोशन मुस्तकबिल भी है। बिल्कुल, ऐसी विषय पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मारिया खान मौजूद है। मारिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बजरिया वीडियो लिंक ज्वाइन किया मारिया ने। मारिया, हम अक्सर डाइट के हवाले से आपसे बात करते रहते हैं और आप हमें काफ़ी अच्छी अच्छी टिप्स भी देती हैं, लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है वो बच्चों की नशोनुमा के हवाले से है, किड्स की ग्रोथ के हवाले से है। सो अक्सर वालिदैन ये समझने में कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक बच्चे की सेहतमंद ग्रोथ असल में होती क्या है और किस तरह से वो सेहतमंद ग्रोथ उसकी कर सकते हैं, और वो तमाम तरह एस्पेक्ट जिस तरह मैंने अपने इंट्रो में अभी बात की है कि आपकी जिस्मानी ग्रोथ है, आपकी ज़हनी ग्रोथ है, इन तमाम तरह ग्रोथ्स को अगर एक ही पैराए में देखा जाए तो क्या क्या चीज़ें हैं जो कि हमें या फिर वालिदैन को सोचनी चाहिए और उसके ऊपर अमल करके बच्चों को उस तरह की ग्रोथ देनी चाहिए। एब्सोल्युटली बहुत अहम टॉपिक है और मैं अपनी प्रैक्टिस में देखूं तो ये आजकल बड़ा इशू है और बहुत से बच्चों को और बहुत सी पेरेंट्स को भी ये इशू है कि बच्चों की इवेंचुअली अगर हम ख्याल नहीं रखते ना तो उनकी जो हाइट है, उनकी ग्रोथ है वो रुक जाती है। एक वर्ड है स्टंटेड ग्रोथ। तो जिस तरीके से उनके जिस्म ने नशोनुमा हासिल करनी थी, जो उसका सिस्टम बना हुआ था, अगर हम उसको फ्यूल नहीं करेंगे तो वो नशोनुमा नहीं कर पाएगा। तो क्या क्या चीज नॉर्मली एक तो ये होता है कि मसाइल क्या पैदा होते हैं, तो सामने जाहिरी तौर पर आपको ये होगा कि आप देखेंगे कि आपके बच्चा की ग्रोथ नहीं बढ़ रही है, वो उसकी हाइट नहीं बढ़ रही है, उसके अंदर एनर्जी नहीं है। और अगर आप आजकल देखें, मैं अगर अपने इर्द गिर्द में देखूं, बच्चों में अच्छी खासी ओबेसिटी आ रही है। बच्चे उनका छोटा सा बच्चा है और वो ट्रिपल एक्सेल साइज का है, डबल एक्सेल साइज का है, और उस बेचारे से ये बच्चों बड़ों और सबका दरमियान सबका मसला है। एब्सोल्युटली। और अक्सर पेरेंट्स कहते हैं कि उसको कहते हैं क्यूट, मगर उस बच्चे से ना चला जा रहा है ना उससे खेला जा रहा है, उसका खेलने को दिल नहीं करता। अगर आप इसको देखें बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर एक नॉर्मल एडल्ट इंसान का भी थोड़ा अगर साइज बढ़ जाता है तो उसको भी ना ये चलना फिरना, आगे पीछे जाना, उसको भी बड़ा मुश्किल काम लगता है। तो अगर अब ये छोटे से एक मिनी ह्यूमन पे लेकर आए तो उसके लिए और मुसीबत बन जाती है एक्स्ट्रा वेट। तो क्या करना चाहिए? ये जो हम नॉर्मल जो केमिकल चीजों का इस्तेमाल, हम देखें छोटे बच्चों के को ना हम शुरू करते हैं उनको खिलाना नगेट से। वो एक कोरा कागज है, वो एक बिल्कुल साफ सुथरी चीज है, उसको परफेक्ट बनाया है अल्लाह ने। तो क्या होता है कि आप उसे अगर स्टार्ट करने हैं प्रोटीन के नाम पे, अगर आप उसे नगेट्स देते हैं फ्राई करके, इंतहाई प्रोसेस्ड फूड जो बेसिकली गोश्त भी नहीं है, तो वो गोश्त भी नहीं है, वो प्रोसेस फैक्ट्री में पता नहीं किन चीजों का, किन केमिकल्स का बना हुआ है, उसके अंदर जरा सी भी अफादियत नहीं है, और ये नगेट्स दिए जाते हैं। इस तरह फ्रेंच फ्राइज बहुत ज्यादा कॉमन होते हैं बच्चों में, जो बेसिकली उसमें पोटैटो की जो अगर क्वालिटी है ना वो 10% है, और बाकी उसमें फैट क्रिएट 90% उसमें प्रॉपर्टी है कि ना आपके ऊपर फैट ऐड हो। तो नशोनुमा कैसे होगी बच्चे की, उसकी जहनी नशोनुमा कैसे होगी, वो उसका माइंड कैसे बिल्ड होगा? तो जैसे नट्स हैं, सीड्स हैं, अगर सीड्स को आप ऐड कर सकते हैं, जैसे बादाम है, रात को भिगो के रखें, सुबह उठें उसको ना उन बादामों को उनका पानी जो है गिरा दें, छिलके समेत उसको पानी में डालें, और उसको अगर आप ग्राइंड करते हैं 5-7 मिनट, आप घर में बेहतरीन आलमंड मिल्क बना सकते हैं अपने बच्चे को पिलाने के लिए। अब सोचिए, इससे उसकी दिमागी नशोनुमा, उसकी आंखें बेहतर होंगी, उसकी स्किन बेहतर होगी, उसका दिमाग डेवलप करेगा। हमारे दिमाग को फ्यूल चाहिए।
अच्छा मारिया, और जिस तरह हम से आपने भी एक्सप्लेन किया, कुछ आप पॉइंट्स भी बता रही थी, मैं चाहती हूँ आप अभी देखने वालों को ये भी बताएं कि वो कौन से ऐसे साइंस हैं, कौन सी निशानियां हैं जिससे माएँ पहचान सकें कि बच्चा इज नॉट गेटिंग इनफ न्यूट्रिशन। अगर वो लेजी हो रहा है, अगर उसको दिल का, उसको आप देखते हैं, कभी कभी लेजी हम भी हो जाते हैं, मगर अगर आप देखते हैं कि आपके बच्चे को बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं है बाहर खेलने में और बच्चों के साथ कोई प्ले, कोई गेम, नथिंग, तो ये एक बड़ी खतरनाक अलामत है। दूसरा, बच्चों को स्क्रीन से अक्सर क्या होता है, घरों में स्क्रीन्स हम खुद ही इंट्रोड्यूस करते हैं, बच्चे को तो पता ही नहीं है। अगर मैं यहाँ बैठी एज अ मदर, एज अ फादर, मैं बैठ के पूरा दिन, मेरा ही 6 घंटे का स्क्रीन टाइम है नंबर 1, तो मेरा बच्चा मुझसे यही सीखेगा ना, अब वालिद साहब से भी यही सीखेगा कि ये कोई चीज है, इसको देखना है। और वंस आपने बच्चे को, आपने इंट्रोड्यूस करा दी स्क्रीन, आपने उसको खेलने कूदने से निकाल दिया और उसको आपने एडिक्ट बना लिया। मेरे पास कुछ इस तरह के बच्चे हैं जो दिन में 16 घंटे उनका स्क्रीन टाइम आ रहा है फोन पे। तो दिस इज जब मेरे पास जब आते हैं सर, टीनेज में जो बच्चे आते हैं, आस्क देम टू अपना फोन दिखाए मुझे, और देखने में पता चलता है 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे आप माइंडलेसली स्क्रॉल कर रहे हैं और वो आपको एक चीप डोपामीन मिल रहा है। आपको जिंदगी में कैसे आप कुछ क्रिएट करेंगे? तो सबसे पहले स्क्रीन से दूर रखें, उसके बाद उनकी लाइफ में कोई गेम्स इंट्रोड्यूस करें। घर में आप छोटी मोटी चीजें लेके रख सकते हैं, जैसे फुटबॉल ले लिया आपने, रैकेट टेनिस ले लिया आपने, अपने बच्चों के साथ खुद ये गेम्स खेलनी। एज अ पेरेंट, एज अ फादर, एज अ मदर, अगर आप इंट्रोड्यूस करेंगे तो पहले माँ बाप जो है ना, वो अपने बच्चों को अगर इस तरह इस्तेमाल करना शुरू करें कि आपकी भी फिजिकल एक्टिविटी हो जाए, पेरेंट की बात हो रही है और बच्चे की भी फिजिकल एक्टिविटी होगी और आपका बॉन्ड भी डेवलप हो गया। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं इसी तरफ आ रहा था मारिया कि लेट्स सपोज जिस तरह आप हमारे साथ काफ़ी दफ़ा आई हैं, तो हम अपनी डाइट के हवाले से बात करते हैं, उसको हम इंस्टेंटली चेंज नहीं कर सकते। किसी को 30 साल हो गए वो डाइट लेते हुए, किसी को 40 साल हो गए। आप एक बच्चे को ले लीजिए और बच्चे के, क्योंकि पहले 5 साल ग़िज़ाइयत के बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, सो आप बच्चे के लिए अपनी डाइट को चेंज कर दें कि हम जो बच्चे को खिलाएंगे ये फिर अपनी नस्लों तक आगे उसी तरह खिलाएगा। वो जो क्लीन डाइट है और क्लीन चीज़ें वो उस एज से स्टार्ट करेंगे तो मेरे ख्याल उसकी तब जाके आदत बनेगी और तब आपको वो गोलू मोलू और फैटी नज़र नहीं आएगा, वो तंदुरुस्त नज़र आएगा, उसका फ्यूचर भी उसी तरह बेहतरीन होगा फिर। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कहना है। अगर मैं आपको बताऊं, मेरे पास अभी एक 7 साल का बच्चा है, ठीक है, और उसका साइज 4XL हो गया और उसके इतने मसाइल हैं, उससे उठकर वॉशरूम जाना भी उसके लिए अजाब है। तो अब वो क्या करता है, वो कहता है कि वो पानी ही नहीं पीता कि मुझे वॉशरूम ना जाना पड़े। देखिए अब खतरा कितना खतरनाक हो गया है। डाइट क्या है जी? वालिद साहब सुबह लेकर आते हैं, जब आपसे पूछे नाश्ते में ना, उसने कहा कि मुझे बास्किन रॉबिन की फलानी वाली आइसक्रीम पसंद है, तो वालिद साहब सुबह आइसक्रीम में आइसक्रीम पेश करते हैं नाश्ते में। तो बच्चे को तो पता ही नहीं है ना, आप उसे देखें आइसक्रीमें खिला रहे हैं, आप उसे फ्राइज खिला रहे हो और अब आपका बच्चा हिल ही नहीं सकता। तो आपने अपने बच्चे को बजाय परवान चढ़ाना था, आपने उसको एक नकारा इंसान बना दिया। अच्छा, उसका दिमाग भी नहीं चलता, आप बच्चा फेल भी हो रहा है, आप उसको फिर बातें सुना रहे हैं, ताने भी दे रहे हैं बच्चे को। उसको तो आपने नशोनुमा करने के लिए, बिल्कुल ऐसा ही है कि मैंने एक प्लांट लिया, मैंने प्लांट को ना खाद डाली, ना मैंने उसे पानी दिया, ना मैंने उसको गोडी भी करनी होती है, मैं ना मैंने उसका ख्याल रखा, और मैं बस कह रही हूँ इस पौधे में मसला है, इस बीज में मसला है, और मैंने जो मेरी जिम्मेदारी थी मैंने वो सर अंजाम नहीं दी। तो एज अ पेरेंट बड़ी अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है सारे पेरेंट्स पे कि ना वो इस चीज का ख्याल रखें कि आप उनको वो इन्वायरमेंट तो दें जिसमें उसका ब्रेन डेवलप करे। आपको अल्लाह ने एक रूह आपकी जिम्मे कराई है, उस रूह को आप जहर खिला के, आप उसे बिल्कुल टॉक्सिन्स खिला के आप उसे बड़ा कर रहे हैं। अच्छा मारिया, कुछ पेरेंट्स को मैंने ये भी देखा है कि वो सप्लीमेंट्स वगैरह भी बच्चों को देते हैं, आप सजेस्ट करती हैं वो सेफ होते हैं बच्चों के लिए? सप्लीमेंट तो किसी अडल्ट को भी नहीं खाना चाहिए, नंबर 1। देखें, अगर आप में कोई डिफिशियंसी है, पहले चेक कराएं, टेस्ट कराएं, हमेशा टेस्ट कराएं। आप कुछ डाउन फील कर रहे हैं, अनवेल फील कर रहे हैं, पहले टेस्ट कराएं। आपके अंदर लेट्स से D3 की कमी आई है तो खाली D3 का सप्लीमेंट लें उस मुद्दत तक के लिए जितनी मुद्दत की आपकी डिफिशियंसी पूरी हो जाए। साथ साथ अपने खाने को बेहतर करें इतना कि आपको दोबारा से ये डिफिशियंसी आए ही ना। अच्छा, राइट। तो आप जब इस तरह काम करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो ज्यादा बेहतर होगा। कुछ लोग होते हैं कि डाइट मैंने ठीक नहीं करनी, मैंने अपना लाइफस्टाइल ठीक नहीं करना, मैंने कुछ भी ठीक नहीं करना, और मैंने पता चलेगा 40-50 हजार रुपए की उन्होंने सप्लीमेंट्स खरीदी हुई हैं, केमिकल्स खा रहे हैं और उस केमिकल से अपने आप को तकवीयत देना चाह रहे हैं, नहीं आएगी। आपने डाइट बेसिक्स ठीक नहीं की है,
और आप केमिकल से, आप सप्लीमेंट से अपने आप को एनहेंस करना चाह रहे हैं, आप एनहेंस नहीं होंगे। आई एम सो सॉरी टू टेल यू। तो डाइट अपनी बेसिक आपने जो बिल्कुल ऐसे ही है, अगर देखें बिरयानी बनानी है ना आपने, मैं यहाँ पे कहूँ सप्लीमेंट्स की बात बिल्कुल ऐसी है कि मैं यहाँ कहूँ लेमन होना चाहिए, लेमन के बगैर बिरयानी अच्छी बिरयानी नहीं बनती, या स्टार अनीस होना चाहिए, या जाफरान होनी चाहिए। यस, बहुत अच्छा है अगर आपकी बिरयानी मारिया, में क्योंकि हमारे पास ये वक्त सारा कम है कुछ तो हो। इन्होंने सप्लीमेंट्स की तो बात करती है, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो कि खुद जो डाइट ले रहे होते हैं, जो हमारे घरेलू खाने हैं, वही डाइट आहिस्ता आहिस्ता से वो इनकॉर्पोरेट करते हैं अपने बच्चों की लाइफ में जब वो 2-3 साल के हो जाते हैं। सो वो करना भी कितना ज़्यादा खतरनाक है। जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे, उसमें ऑयल भी है, उसमें तमाम तर वो मिक्सचर है जो कि सेहत के लिए बहुत खतरनाक है। हमारे मुल्क का अलमिया अभी ये चल रहा है। देखें, आप शादी की जब प्लानिंग करते हैं ना, शादी की प्लानिंग करते हुए आप कोई 6 महीने, साल, 1.5 साल लगा लेते हैं कि कपड़े कैसे होंगे, जूते कैसे होगी किससे, कहाँ होगी, क्या सारा कुछ। बच्चा प्लान करते हुए आप 1 घंटे की प्लानिंग नहीं करते। आप ये सोचते ही नहीं कि उसको हमने कब, कैसे होगा, क्या होगा, उसकी तरबियत कैसे करेंगे, खाना क्या खिलाएंगे, स्टफ लाइक दैट। उसकी एंड तक हम बच्चे के ऊपर हम प्लानिंग नहीं करते, और जस्ट लाइक दैट बच्चे पैदा हो रहे हैं, और फिर जस्ट लाइक दैट बच्चे रुल भी रहे। Just और like मैं that. ये जस्ट लाइक दैट रुल That भी is very रहे, interesting, just और like that. और वो एग्जैक्टली और वो डेवलप भी नहीं हो रहे, और ना, और पेरेंट की तरफ से काफी ये चीज आ रहा है मेरे पास। इवेंचुअली आप क्या करते हैं, आप किसी थेरेपिस्ट को ढूंढते हैं, आप उसे कहते हैं मेरे पास बहुत सारे इस तरह के बच्चे एडमिट हैं, ठीक, और वो थेरेपिस्ट को ढूंढते हैं और आप कहते हैं मारिया इसको ठीक करो, मारिया इसको स्ट्रेस है, इसको एंजाइटी है, इसका पढ़ाई में दिल नहीं लगता है। मैंने तो उसके साथ रोजाना दिन में हो सकता है घंटा गुजार लूंगी, 2 घंटा गुजार लूंगी, मैं उसे डेवलप करूंगी। मुड़ के उसने उसी घर में जाना है जहाँ पे उसे फीड गलत किया जाता है उसको। अच्छा, एक होता है न्यूट्रिशन वाइज और एक होता है माइंडसेट वाइज। उसको डेवलप नहीं किया जाएगा तो वो कैसे कैसे कल को एक बहुत बड़ा इंसान बनेगा, कल को कैसे वो मुल्क बदलेगा या दुनिया हिला देने वाला काम करेगा। जो पेरेंट की एक्सपेक्टेशन होती है अपने बच्चे से कि मेरा बच्चा कुछ दुनिया हिला देने वाला करे, तो उसको आप नरिश करना बहुत जरूरी है। अच्छा, नरिश करना कोई मुश्किल काम नहीं है, जितनी अल्लाह की बनाई हुई, देखें नट्स ऐड करें, मैंने आपको अभी कहा आलमंड मिल्क बनाएं, घर में खुद बना के उसको पिलाएं। सबसे बेहतरीन जो सोर्स है वो नट्स आप ऐड करेंगे, बच्चों की ग्रोइंग एज में आप ऐड करेंगे, ज्यादा अच्छा होगा। ये जो सारा पैसा आप सप्लीमेंट पे लगा रहे हैं, उसी पैसे के आप अपने बादाम खरीदें, उससे आप चिया सीड खरीदें, फ्लेक्स सीड खरीदें, आपकी मेंटल डेवलपमेंट के लिए, जाती तौर पे के लिए भी अच्छा है, और आपके बच्चे के लिए तो 100% ठीक हो गया मारिया, अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मारिया खान हमारे साथ मौजूद थी, जो कि बच्चों की डाइट के हवाले से बात कर, बच्चों की ग्रोथ के हवाले से आज के इस सेगमेंट में हमने Specially बात कुछ की। बातें करने की कोशिश की है मारिया से, और उनकी जो बातें यकीनी तौर पे आपके लिए भी और हमारे लिए भी ये हमारा मुस्तकबिल का लाया अमल है कि आप उनकी बातों पे अमल करें और अपनी बच्चों की ग्रोथ के हवाले से थोड़ा सा सीरियस हो जाएं। मुझे गजल अशरफ को और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।